एक भिनभिनाहट की आवाज के साथ अनुराग शास्त्री के हाथ में एक गहरे लाल रंग की लंबी तलवार खुल गई। तलवार की रोशनी बर्फ की ऊर्जा के एक टुकड़े को चीरती हुई उसके सामने खड़ी काले कपड़े पहने आकृति पर निर्दयता से वार करने लगी। तलवार की छाया को आते देख तथा तेज हवा की आवाज के साथ काले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने दोनों हाथों से तुरंत एक हाथ की मुहर बना ली। वह हल्के से चिल्लाया, बर्फ की बारिश। काले कपड़े पहने आकृति के सामने सफ़ेद बर्फ की धुंध अचानक तेजी से बढ़ी, जिससे पूरा स्थान कांप उठा। तुरंत ही ओलों की एक झड़ी आकाश और धरती को ढकते हुए अनुराग शास्त्री की ओर बढ़ने लगी। ओले अपने साथ तेज हवा की सीटी जैसी आवाज लेकर आए। अंतरिक्ष का तापमान तेजी से गिर गया और आसपास की घाटियों की चोटियां तुरंत बर्फ से ढक गईं। मेरे लिए ब्रेक लो। अनुराग शास्त्री की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुरंत ही वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। एक ऊर्जा विस्फोट के बाद उसका शरीर ऊपर की ओर उछला, जिससे एक झुलसती हुई आभा उत्पन्न हुई। उसने हवा में ही तलवार से तलवारबाजी का प्रदर्शन किया और फिर तलवार उसके हाथ से छूट गई। तलवार की रोशनी बर्फ की ऊर्जा को चीरती हुई आकाश में सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों किरणों में परिवर्तित हो गई। तलवार की किरणें हवा में फैल गईं, उनके भीतर हल्की सी ज्वाला थी जो तुरंत ही काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को घेरने लगी। हुश हुश, तारांकन। ओलों की आवाजें और तलवारों की परछाई टकराने की आवाजें गूंज उठीं। आकाश में आग की रोशनी फैल गई और फिर अनगिनत ओलों और तलवारों की परछाइयां ऊपर हवा में गायब हो गईं। जैसा कि शास्त्री परिवार के तीसरे स्वामी से उम्मीद थी, फिर से काले कपड़े पहने व्यक्ति के हाथ की मुहरें फिर बदल गईं। उसने आश्चर्य से अनुराग शास्त्री की ओर देखा। उनकी हथेली के निशान आपस में गुंथ गए, जिससे अनगिनत बर्फ के टुकड़े निकल आए, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया तथा अनुराग शास्त्री को घेर लिया। प्रकाश की रोशनी में टूटी हुई बर्फ रंगीन और स्वप्नवत दिखाई दे रही थी, लेकिन इस समय वह एक घातक हथियार थी। टूटी हुई बर्फ के किनारे तीखे और कोणीय थे और सच्ची ऊर्जा के नियंत्रण में वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। अच्छा समय है, लेकिन आप में अभी भी कमी है, अनुराग शास्त्री ने हल्के से चिल्लाया। उसके शरीर का तापमान तुरंत बढ़ गया। उसी समय आग की लपटों ने उसे घेर लिया। आग की लपटों से घिरे अंतरिक्ष में बर्फ की ऊर्जा शून्य में बदल गई। लपटें नाचने लगीं और अंततः आग के समुद्र में बदल गईं, जिसने पूरे स्थान को घेर लिया। लपटें उछलने लगीं और जलने लगीं तथा स्थान निरंतर चींची ध्वनि से भर गया। संपूर्ण स्थान बर्फ और आग का एक चमत्कारिक मिश्रण था। अनुराग शास्त्री के हाथों की मुहरें बदल गईं, जिससे उसके चारों ओर की लपटें और भी अधिक भड़क गईं। बर्फ की ऊर्जा पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई तथा बड़े बादलों में बदल गई, जो आकाश में तैरने लगे। जाना। सभी टूटी हुई बर्फ को हटाने के बाद अनुराग शास्त्री की आकृति आग की लपटों का एक घेरा लिए हुए अचानक आकाश में ऊपर उठ गई। तलवार की छाया बाहर निकली और काले कपड़े पहने आकृति की ओर वार किया। काले कपड़े पहने व्यक्ति का शरीर कई कदम पीछे हट गया तथा उसके हाथ की मुहरें भी हट गईं। उसके शरीर से बर्फ की ऊर्जा निकल रही थी। उसी समय उसके सामने एक विशाल बर्फ की ढाल जम गई। तोड़ना। अनुराग शास्त्री ने अपनी तलवार सीधे नीचे घुमाई। तलवार की छाया के नीचे झुलसती हुई लपटें टिमटिमा रही थीं। तारांकन झनकार। तारांकन। बर्फ की ढाल से एक तीखी आवाज गूंजी। उसी समय बर्फ के कुछ छोटे टुकड़े तुरंत गिर पड़े। तुरंत ही संपूर्ण बर्फ की ढाल टूटकर बिखर गई। टूटी हुई बर्फ जमीन पर गिरने के बाद तुरंत ही सफ़ेद धुंध में बदल गई और गायब हो गई। तारांकन फफ। तारांकन। इसी समय काले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने मुंह में खून थूक दिया। उसके चेहरे को ढकने वाला काला घूंघट भी लाल हो गया था और उसका शरीर कई कदम पीछे हट गया था। शास्त्री परिवार का तीसरा स्वामी अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। विदाई। काले कपड़े पहने व्यक्ति के बोलते ही वह व्यक्ति तुरंत छलांग लगाकर दूर चला गया। अनुराग शास्त्री ने काले कपड़े पहने व्यक्ति को पीछे हटते हुए देखा और उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी ताकत थोड़ी ही अधिक थी और उसका पीछा करना और उसे मारना निश्चित रूप से आसान काम नहीं था। उसकी निगाहें तुरंत अथर्व की ओर मुड़ गईं। उसे भी डर था कि यह बाघ को पहाड़ से दूर ले जाने की प्रतिद्वंद्वी की रणनीति थी। क्या आप ठीक हो? अनुराग शास्त्री ने अथर्व को देखा और आखिरकार लंबे समय के बाद ये वाक्य निकालने में कामयाब रहा। मैं ठीक हूँ, मैं नहीं मरूंगा, अथर्व ने हल्के से कहा। मृतक अथर्व के कारण अथर्व को अपने पिता के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। अगली बार जब तुम बाहर जाओ तो अधिक सावधान रहना। शास्त्री परिवार को न छोड़ना ही बेहतर है। अनुराग शास्त्री ने हल्की सी आह भरी, मानो उसके बेटे की प्रतिक्रिया पहले से ही उसकी उम्मीदों के अनुरूप थी। अगर और कुछ नहीं हुआ तो मैं चला जाऊंगा। अथर्व के बोलने के बाद वह शियाओलों को लेकर सीधे पीछे के पहाड़ से चला गया। ऐसे पिता का न होना ही बेहतर था। उन्होंने कभी भी एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो फिर उन्हें इसका श्रेय क्यों देना चाहिए? अथर्व को पीछे हटते देख अनुराग शास्त्री की अभिव्यक्ति धुंधली हो गई। एक क्षण बाद अथर्व को दूर जाते देख वह छलांग लगाकर पीछे के पहाड़ में गायब हो गया। छोटू, क्या तुम ठीक हो?
छोटू को अपनी हथेली में पकड़े हुए अथर्व चिंतित था, उसे डर था कि छोटू घायल हो गया है। चीची तारांकन। छोटू की कांटेदार जीभ स्नेहपूर्वक अथर्व के हाथ पर अंदर बाहर हो रही थी। उसके छोटे से सिर पर उसकी गहरी गोल आंखें अथर्व को खुशी से देख रही थीं, थोड़ा सिर हिला रही थीं, मानो वह अथर्व की बातें समझ सकती हों। आप ठीक हैं? अथर्व को संदेह था। काले कपड़े पहने व्यक्ति की ताकत कम से कम मार्शल सोल के स्तर पर थी। छोटू को 2 बार उड़ा दिया गया, फिर भी वह वास्तव में ठीक था। ये रक्षा वास्तव में मजबूत है। यंग मास्टर अथर्व। नमस्कार युवा मास्टर अथर्व। पिछले आंगन से लौटते समय रास्ते में उसे कई नौकर मिले। इस समय सभी नौकरों ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और प्रत्येक ने उन्हें यंग मास्टर कहकर पुकारा। कबीले में अथर्व की पूर्वज पूजा ने सभी सेवकों को अपने दिलों में विश्वास दिलाया कि इस मूल रूप से बेकार युवा मास्टर ने अब अपने पूर्वजों को स्वीकार कर लिया है। अथर्व ने थोड़ा सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से नौकरों के इस समूह के साथ कोई झगड़ा नहीं था। फिर वह आंगन में लौट आया। जल्दी करो और आगे बढ़ो, इसमें और अधिक प्रयास करो। यही वह चीज़ है जो यंग मास्टर को पहले सबसे ज्यादा पसंद थी, इसे मत तोड़ो। अथर्व ने आंगन के बाहर से लू सारांश की आवाज़ सुनी। उसका दिल धड़कना बंद हो गया। फिर वह आंगन में गया और देखा कि लगभग 10 नौकर आंगन से बहुत सी चीजें बाहर ले जा रहे हैं। सारांश, तुम क्या कर रहे हो? आश्चर्य से पूछते ही अथर्व का चेहरा उतर गया। युवा मास्टर, मैडम ने कहा कि वह सामने वाले आंगन में जाना चाहती हैं। लू जियाओबाई ने कहा, सामने वाले आंगन में चले जाएं। सब लोग रुकें, मेरे लिए ये चीज़ें वापस ले आओ। अथर्व ने कहा, फिर जल्दी से आंगन में चला गया। माँ, मैं सामने वाले आंगन में नहीं जाना चाहता। हमारे लिए यहाँ रहना अच्छा है। अथर्व ने छोटे हॉल में प्रवेश किया और देखा कि उसकी माँ और देवांशी हॉल में कुछ विविध वस्तुओं को व्यवस्थित कर रहे थे। अथर्व, मुझे भी लगता है कि यह काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपके चाचा अभी मुझसे मिलने आए हैं। वह सही कह रहे हैं, आपको सामने वाले आंगन में जाना होगा। श्रीमती लुलान ने कहा, माँ, हमारे लिए यहाँ रहना ठीक है। अथर्व ने श्रीमती लुलान को बैठने में मदद की और मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए शास्त्री परिवार ने हर संभव कोशिश की और उनकी मां को मनाने लगे। अरे मूर्ख बच्चे, तुम्हारे चाचा ने कहा था कि तुम बहुत खतरनाक हो और तुम सामने वाले आंगन में ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। आप पीछे के आंगन में नहीं रह सकते। इसके अलावा आप जानते हैं कि आपकी माँ की हमेशा से यह इच्छा रही है कि आप अपने पूर्वजों को स्वीकार करें। आज्ञाकारी बनो, ठीक है, भले ही यह आपकी माँ के लिए हो। श्रीमती लुलान ने अथर्व का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, शास्त्री परिवार ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया और आप अभी भी उनकी मदद कर रही हैं। आइए हम शास्त्री परिवार पर निर्भर न रहें। आपका बेटा भविष्य में आपका साथ दे सकता है। अथर्व ने कहा। ऐसा लग रहा था कि शास्त्री परिवार ने उसकी माँ से बहुत कुछ कहा था। अथर्व, मुझे पता है कि आप शास्त्री परिवार को थोड़ा दोषी मानते हैं, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें बहुत जटिल हैं। अपनी सुरक्षा के लिए सामने वाले आंगन में चले जाए। इसके अलावा आपकी रगों में हमेशा शास्त्री परिवार का खून बहता है। अपने पूर्वजों को स्वीकार करना भी वही है जो आपको करना चाहिए। बस इसे अपनी तीसरी चाची की इच्छा पूरी करने जैसा समझो। देवांशी ने कहा। उसके मोती जैसे दांत थोड़े से खुल गए। तो फिर माँ की स्थिति क्या होगी? अथर्व ने देवांशी की ओर देखा और पूछा। यह देवांशी एक पल के लिए अवाक रह गया। पिताजी ने तीसरी चाची के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और वह अपने दिल में जानती थी कि यह बहुत कठिन था। अथर्व, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब तक मैं तुम्हें अच्छी तरह देख पाऊँ, मेरे लिए ये काफ़ी है। इसके अलावा इस बार मैं भी आपके साथ सामने वाले आंगन में जा रहा हूँ। अब से मैं तुम्हारे साथ खुशियाँ मनाऊंगा। श्रीमती लुलान धीरे से मुस्कुराईं, उनकी आंखें संतोष से भरी थीं। माँ, अथर्व को नहीं पता था कि शास्त्री परिवार ने उसकी माँ को क्या बताया था। अपनी माँ के चेहरे के भाव देखकर वह भी उन्हें निराश नहीं करना चाहता था। फिर उन्होंने देवांशी की ओर देखा और कहा, बहन देवांशी, कृपया चाचा से कहिए कि अगर वे चाहते हैं कि मैं अपने पूर्वजों को स्वीकार करूं, तो उन्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कृपया इसे इकट्ठा करें और इसकी अनुशंसा करें। उन भाइयों को धन्यवाद जिन्होंने पिछले 2 दिनों में टिप दी। धन्यवाद। देवांशी ने कहा, आगे बढ़ो। शास्त्री परिवार जो कुछ भी कर सकता है, वह निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। अथर्व ने देवांशी की ओर देखा और कहा, यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने पूर्वजों को स्वीकार करूं और परिवार में वापस आऊं, तो आपको पहले मेरी मां को एक उचित दर्जा देना होगा, न कि केवल दूसरी पत्नी। अन्यथा चाहे कोई भी कहे, यह बेकार होगा। यह देवांशी एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, मुझे इस मामले पर पिताजी से बात करनी है। अथर्व, तुम पहले सामने वाले आंगन में क्यों नहीं चली जाती? वहां ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा अब तुम शास्त्री परिवार के मार्शल आर्ट्स मंडप में भी जा सकती हो। वसंत कस्बे के बड़े परिवारों के बीच होने वाली प्रतियोगिता में अभी 1 महीना बाकी है। जाकर देख लो, शायद तुम्हारे लिए मददगार हो।
अथर्व भी सोच रहा था कि पिछले पहाड़ पर उस पर घात लगाकर हमला किया गया है। अगर उसकी किस्मत अच्छी न होती तो वह मर जाता। पिछले आंगन में तो बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं थी। अगर वह आगे के आंगन में चला जाता तो शास्त्री परिवार के मजबूत साधकों को किसी भी तरह की गड़बड़ी का तुरंत पता चल जाता। काफी हिचकिचाहट के बाद अथर्व ने यह भी सोचा कि उसकी अपनी सुरक्षा के अलावा उसकी मां की सुरक्षा भी जरूरी है। पिछले आंगन में उसकी मां की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। अगर दामिनी उससे निपटना चाहती तो हो सकता था कि बाद में वह उसकी मां को भी निशाना बना ले। दामिनी के लिए अथर्व का दिल गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। दामिनी की ताकत बहुत ज्यादा थी और वह भी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, वरना भविष्य में आने वाली मुसीबतों को दूर करने के लिए वह उसे तुरंत मार डालता। ठीक है, मैं पहले सामने वाले आंगन में जा सकता हूं, लेकिन जिस शर्त का जिक्र मैंने अभी किया है उसके लिए बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, अथर्व ने कहा। उसे अपनी मां की हैसियत के लिए लड़ना पड़ा, वह इसी की हकदार थीं। ठीक है, मैं पिताजी से बात करूंगा। ये देखकर कि अथर्व सामने के आंगन में जाने के लिए सहमत हो गई, देवांशी मुस्कुराया। यह आंगन बहुत बड़ा है, सचमुच बहुत खूबसूरत है, सारांश ने विशाल आंगन में उत्साह से कहा। आंगन में एक रॉक गार्डन और एक मछली तालाब था, जिसके अंदर ढेर सारी सुनहरी मछलियां खुशी से तैर रही थीं। अथर्व ने आंगन में चारों ओर देखा। यह एक विला जैसा था, हरे भरे पौधों और ताज़ी हवा से घिरा हुआ। ये पिछले आंगन से बिल्कुल अलग दुनिया थी। ऐसा लग रहा था कि शास्त्री परिवार की नींव मजबूत थी। अथर्व, ये यहाँ कैसे है? मैंने इसे तुम्हारे लिए चुना है। मैं बगल में रहता हूँ, देवांशी ने कहा। ये जगह बहुत अच्छी है। धन्यवाद सिस्टर देवांशी, अथर्व ने कहा। वैसे अथर्व, बाद में कुछ नौकर चुन लेना जो आंगन साफ करेंगे और तुम्हारी और तीसरी आंटी की देखभाल करेंगे, देवांशी ने कहा। शास्त्री परिवार के सीधे सादे युवा स्वामियों के लिए नौकरों की व्यवस्था के अनुसार उनके पास एक छोटा प्रबंधक और 5 नौकर हो सकते थे। सारांश, मैं यह मामला तुम पर छोड़ता हूँ। अब से तुम यहीं रह सकती हो, अथर्व ने कहा। हाँ युवा गुरु, सारांश ने उत्तर दिया। युवा गुरु के साथ रहना स्वाभाविक रूप से ज्यादा बेहतर था। वैसे माँ, मुझे लगभग 10 दिनों के लिए एकांतवास में जाना है और फिर कुछ समय के लिए बाहर जाना है। आप यहीं रह सकती हैं, अथर्व ने कहा। अपनी माँ की व्यवस्था करने के बाद, सारांश के सामने वाले आंगन में रहने और उनकी देखभाल करने के बाद अथर्व को कोई और चिंता नहीं थी। एकांतवास में जा रहे हो तो सावधान रहना, हेमलता ने उसे नहीं रोका। उसका बेटा पहले से ही एक मार्शल आर्टिस्ट था और साधना के लिए एकांतवास में जाना सामान्य बात थी। वसंत टाउन में प्रतियोगिता जल्द ही होने वाली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अच्छी तैयारी करनी थी। अथर्व, तुम एकांतवास में कहाँ जा रही हो? शास्त्री परिवार के पास एकांतवास के लिए स्थान है, देवांशी ने कहा। बहन देवांशी, मेरे पास एकांतवास के लिए अपनी जगह है। मैं तुम्हें यहाँ की चीज़ों का ध्यान रखने के लिए परेशान करूंगा, अथर्व ने कहा। वह अमृत शोधन के लिए एकांतवास में जा रहा था और नील के गुप्त कक्ष में रहना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो तुम्हें सावधान रहना होगा, देवांशी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वसंत टाउन में होने वाली प्रतियोगिता में अभी 1 महीना बाकी था, इसलिए अच्छी तैयारी करना जरूरी था। रात होने पर ही अथर्व पिछले आंगन के लकड़ी के शेड में बने गुप्त कक्ष की ओर बढ़ा। 10 दिनों में अगर वह कड़ी मेहनत करता तो वह अपना कर्ज चुका सकता था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, अथर्व गुप्त कक्ष में घुसा और तुरंत हक्का बक्का रह गया। नील ने मानो उसका पहले ही अंदाजा लगा लिया था और वह फिर से गुप्त कक्ष में था। तुम अभी तक कैसे नहीं मरे? अपने आप को भाग्यशाली समझो बच्चे, बूढ़े नौकर नील ने धीरे से कहा। नानशु, लोग मौत से भी ज्यादा डर सकते हैं, अथर्व ने धीरे से कहा। फिर संदेह से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर हमला हुआ था? मुझे कैसे पता नहीं चला? आगे से जब तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। इस बार तुम भाग्यशाली रही, बूढ़े नौकर नील ने कहा। नील, तुम्हें पता था कि मैं खतरे में हूं, फिर भी तुमने मदद नहीं की। ये बहुत बेरहमी है, अथर्व ने कहा। क्या तुम्हारे पिता ने कोई कदम नहीं उठाया? मुझे क्यों उठाना पड़ेगा? वैसे भी मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम फिर भी यहाँ क्यों आ रहे हो? बूढ़े नौकर नील ने अथर्व को घूरते हुए कहा। मुझे अमृत को परिष्कृत करने के लिए एक जगह चाहिए और यह जगह केवल तुम्हारे पास है। कंजूस मत बनो, अथर्व ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, ये जानते हुए कि नील वास्तव में उसे भगा नहीं पाएगा। इस बार खुद को 3 तत्वों वाला मार्शल आर्टिस्ट बताने के शायद फायदे और नुकसान दोनों हैं। खुद भी सावधान रहना और आगे से बाहर जाते समय ध्यान रखना। बूढ़े नौकर नानशु ने अपनी बात खत्म की और बाहर चला गया। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, जब समय आए तो शास्त्री परिवार में कुछ मार्शल स्किल्स सीख कर आना। तुम्हारे पास सिर्फ क्रशिंग माउंटेन पाम है, जो थोड़ा जर्जर है। तुम्हें अभी अभी एहसास हुआ? अथर्व ने मुंह बनाते हुए बुदबुदाया, लेकिन जोर से बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह एक पूर्ण तत्व मार्शल कलाकार था, लेकिन उसे सिर्फ क्रशिंग माउंटेन पाम ही आता था।
ये वाकई थोड़ा नाकाफी था। नील के चले जाने और गुप्त कक्ष बंद होने के बाद अथर्व ने अग्नि ड्रैगन कड़ाही निकाली। उसने अपनी भंडारण अंगूठी से औषधीय जड़ी बूटियों के 2 बड़े थैले भी गुप्त कक्ष में रख दिए। अगले कुछ समय तक उसे बस अमृत को परिष्कृत करने में कड़ी मेहनत करनी होगी। चलो पहले एम्पावरमेंट पिल्स को रिफाइन करते हैं। हालांकि एम्पावरमेंट पिल्स की कीमत थोड़ी कम थी, लेकिन उन्हें रिफाइन करने में उसकी गति बेहद तेज थी और लगभग कोई गलती नहीं हुई। अथर्व ने फिर भी अपना कर्ज चुकाने के लिए पहले एम्पावरमेंट पिल्स को रिफाइन करने का फैसला किया। पालथी मारकर बैठकर उसने एक हाथ की मुहर बनाए और अग्नि ड्रैगन के मुख से आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हुई। तुरंत ही अग्नि ड्रैगन कड़ाई के अंदर लपटें उठने लगी और अथर्व ने कुशलता से उसमें सशक्तिकरण गोलियों को परिष्कृत करने वाली औषधीय जड़ी बूटियां डाल दीं। इस समय अथर्व के लिए सशक्तिकरण गोलियों को परिष्कृत करना बहुत आसान था। हालांकि अब अथर्व को उनमें से 100 को परिष्कृत करना था, जो निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं था। इन 100 सशक्तिकरण गोलियों की गणना करते हुए अथर्व ने यह भी अनुमान लगाया कि उसका ऋण स्पष्ट रूप से चुका दिया जाना चाहिए। एक आंगन में दामिनी का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, उसकी आंखें तीखी थीं। उसने गुस्से से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उस कमीने को इतने से भी नहीं मार पाऊंगी। धिक्कार है, मैं उसे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में बिल्कुल नहीं जाने दे सकती, वरना उससे निपटना और भी मुश्किल हो जाएगा। मिस, अब हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार जब शास्त्री परिवार उसे अपने पूर्वजों को स्वीकार करने और परिवार में वापस लौटने की अनुमति देने का फैसला कर लेता है, तो ऐसा लगता है कि शास्त्री परिवार इस बार उस बच्चे को उसके पूर्वजों को स्वीकार करने और परिवार में वापस लौटने देने के लिए हमसे झगड़ा करने को तैयार है, वीरू ने किनारे से कहा। ये स्वाभाविक है, वह बच्चा 3 तत्व मार्शल कलाकार बनने के लिए भाग्यशाली था। शास्त्री परिवार निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगा। ये केवल अफसोस की बात है कि हमने यह अवसर खो दिया, दामिनी ने ठंडे स्वर में कहा। वीरू ने कहा, मिस, प्रतिहार परिवार के साथ हमारा पहले से ही समझौता था कि हम उस बच्चे को उसके पूर्वजों को स्वीकार करने और परिवार में वापस लौटने की अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन हमने उस बच्चे के साथ छेड़छाड़ की थी और यह बात शास्त्री परिवार के उस बूढ़े आदमी को पता चल गई। उसने मुझे चुप कराने के लिए इस मामले का इस्तेमाल किया और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये घिनौना है। उस कमीने को जरूर कोई मौका मिला होगा जिससे वह हमारे किए को पलट सके, वरना वह मार्शल आर्टिस्ट कैसे बन सकता था? दामिनी ने ठंडे स्वर में कहा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? वह बच्चा पहले ही सामने के आंगन में आ गया है, जिससे हमारे लिए उससे निपटना और भी मुश्किल हो गया है, वीरू ने कहा। किसी मौके का इंतजार करो। हम उस बच्चे को कतई जिंदा नहीं छोड़ सकते, वरना इससे हमारी पूरी योजना पर असर पड़ेगा, दामिनी ने ठंडे भाव से कहा। मैडम, मास्टर आपको मुख्य हॉल में बुला रहे हैं। एक सूजे हुए चेहरे वाली निजी नौकरानी धीरे धीरे अंदर आई। ये नौकरानी चंपा थी, जिसे अथर्व ने बुरी तरह पीटा था। उसका चेहरा अभी भी चोटिल और सूजा हुआ था, उसके मुंह के कोने सूजे हुए थे और एक आंख काली और दूसरी नीली थी। उसकी शक्ल देखकर वीरू चौंक गई। क्या आप जानते हैं कि यह किस बारे में है? दामिनी के चेहरे का भाव बदल गया जब उसने पूछा। गुरु रात भर कबीले के बुजुर्गों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। लगता है कुछ जरूरी है, चंपा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ पहले से अलग थी, शायद अथर्व द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के बाद उसके स्वतंत्री तंत्रों पर असर पड़ा था। कुछ महत्वपूर्ण। दामिनी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और फिर वह कमरे से बाहर जाने के लिए चली गई। शास्त्री परिवार के मुख्य हॉल में इस समय कई लोग बैठे थे, जिनकी संख्या लगभग 20 या उससे ज्यादा होने का अनुमान था। बलराज शास्त्री, सोमनाथ शास्त्री, सुजाता शास्त्री, श्याम मिश्रा और अन्य लोगों के अलावा कई बुजुर्ग भी थे जिन्हें उन्होंने पूर्वज पूजा समारोह के दौरान देखा था। वे सभी शास्त्री परिवार के कुल के कुछ बुजुर्ग थे। जब दामिनी मुख्य हॉल में पहुंची तो उसने संदेह की अपनी नज़र हटा ली, ऊपर की तरफ खाली सीट पर बैठ गई और कहा, भाई, क्या कोई महत्वपूर्ण बात है कि आपने इतनी देर से कबीले के बुजुर्गों की बैठक बुलाई है? ये सही है। चूंकि आपने अथर्व को उसके पूर्वजों को स्वीकार करने की अनुमति दे दी है, इसलिए मैंने अभी अभी कबीले के बुजुर्गों से इस पर चर्चा की है। हेमलता को भी अब उचित दर्जा मिलना चाहिए। अब से हेमलता दूसरी मैडम होगी। आप दोनों का दर्जा बराबर होगा। आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? बलराज शास्त्री ने दामिनी को उदासीनता से देखते हुए कहा। क्या ये नामुमकिन है? वह नीच नौकरानी मेरे बराबर होना चाहती है और शास्त्री परिवार की मालकिन बनना चाहती है। मैं बिल्कुल मना करती हूँ, दामिनी ने तुरंत गुस्से से कहा। वह इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकती थी। हेमलता को पहले ही बहुत सारी शिकायतें झेलनी पड़ी हैं। अब चूंकि अथर्व एक त्रितत्व साधक है और उसने अपने पूर्वजों को स्वीकार कर लिया है, इसलिए हेमलता को वास्तव में एक उचित दर्जा मिलना चाहिए, हरे वस्त्र पहने एक शास्त्री परिवार के बुजुर्ग ने निचली सीटों से कहा। उनके आभामंडल को देखते हुए शास्त्री परिवार के इस बुजुर्ग की साधना मार्शल सोल चरण के किनारे पर लग रही थी। यह अथर्व की भी स्थिति है।
ऐसी प्रतिभा वाले त्रितत्व साधक को हमारा शास्त्री परिवार अनदेखा नहीं कर सकता, लंबे वस्त्र पहने शास्त्री परिवार के एक अन्य बुजुर्ग ने सहमति जताई। बकवास, उन शर्तों को मत भूलना जिनका वादा तुम्हारे शास्त्री परिवार ने मुझसे उस समय किया था। क्या तुम मेरे प्रतिहार परिवार को इसलिए धमकाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि हमारा कोई नहीं है? मैं इस पर बिल्कुल सहमत नहीं होंगी। दामिनी ने शास्त्री परिवार के दोनों बुजुर्गों को घूरते हुए कहा। भाभी, आप सहमत हो या न हो, यह मामला तय हो चुका है। हमारे शास्त्री परिवार ने आपसे वादा जरूर किया था, लेकिन बूढ़े मालिक ने खुद इस मामले पर सहमति जताई है। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप बूढ़े मालिक से बात कर सकती हैं। बाकी सब तो हम तय कर चुके हैं। प्रतिहार परिवार और शास्त्री परिवार चाहे एक दूसरे से भिड़ भी जाएं, यह मामला नहीं बदल सकता। मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकती हैं, बलराज शास्त्री ने कहा। ठीक है, शास्त्री परिवार। दामिनी गुस्से में थी, लेकिन वह लाचार भी थी। बूढ़े मालिक के हाथ में उसकी पकड़ थी। उसने उस समय चुपके से अथर्व को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए वह इस समय ज्यादा कुछ नहीं कह सकती थी। भाभी, चलो इसे जाने देते हैं। भले ही वह हेमलता आपके बराबर हो तो क्या हुआ, वह अभी भी एक नौकरानी ही है, सुजाता शास्त्री ने धीरे से कहा। हंफ, दामिनी ने ठंडी आवाज में कहा। अनुराग शास्त्री कहाँ है? वह क्या कहता है? एकांतवास से बाहर आने के बाद से वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? तीसरा भाई फिर से एकांतवास में चला गया है, बलराज शास्त्री ने धीरे से कहा। दामिनी का चेहरा बेहद भद्दा हो गया। फिर उसने हॉल में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा। कबीले की योजना की खातिर वह बस सह सकती थी। अभी शास्त्री परिवार से झगड़ा करने का समय नहीं था। दामिनी ने फिर ठंडी सांस ली, फिर कहा, जब तुम सब ने फैसला कर ही लिया है तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? शास्त्री परिवार खुद ही फैसला कर लेगा। इतना कहकर दामिनी हॉल से बाहर चली गई। समय दलदल की तरह बहता रहा, धीरे धीरे बीतता गया। पलक झपकते ही अथर्व को गोलियां परिष्कृत करने के लिए एकांतवास में गए 5 दिन बीत गए। इस बीच वसंत कस्बे में चहल पहल बढ़ गई थी। आसपास के कस्बों से मार्शल आर्टिस्ट और छोटे परिवारों के लोग सभी वसंत कस्बे में आ गए थे। कुछ देर के लिए वसंत कस्बे में असाधारण चहल पहल रही। सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी, जो आम दिनों से कहीं ज्यादा थी। सड़कों पर, शराबखानों और दुकानों में हर कोई एक ही बात की चर्चा कर रहा था, चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय द्वारा नए शिष्यों की त्रिवार्षिक भर्ती। जब चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का जिक्र होता था तो कहा जा सकता था कि वसंत कस्बे में कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था, और मार्शल कलाकारों और आत्मा गुरुओं के लिए ये और भी ज्यादा प्रभावशाली नाम था। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय, जो 3 संप्रदायों और 4 द्वारों में से एक था, के पास हजारों शिष्य और अपार शक्ति थी। किंग्यून नगर चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में था, और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय आसपास के सभी युद्ध कलाकारों के लिए पवित्र स्थान था। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय हर 3 साल में केवल एक बार शिष्यों की भर्ती करता था, और केवल असाधारण प्रतिभा वाले शिष्यों को ही स्वीकार किया जाता था। हर बार जब नए शिष्यों की भर्ती होती थी तो वसंत नगर में केवल 5 स्थान ही होते थे। इन 5 स्थानों के लिए वसंत नगर के सभी लोग प्रतिस्पर्धा करते थे, खासकर वसंत नगर के 5 प्रमुख परिवार, जो और भी जोरदार प्रतिस्पर्धा करते थे। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के नए शिष्यों के लिए हर 3 साल में जगहें मूलतः इन्हीं 5 प्रमुख परिवारों के हाथों में आती थीं। अन्य छोटे परिवार शायद ही कभी जगह बना पाते थे। कुल शिक्षकों की साधना के मामले में इन 5 प्रमुख परिवारों की तुलना में इन छोटे परिवारों में कुछ अंतर था। वसंत कस्बे के 5 प्रमुख परिवार थे: सक्सेना परिवार, जावेरी परिवार, शास्त्री परिवार, बेदी परिवार और वान परिवार। वसंत कस्बे के इन 5 परिवारों की शक्ति भी काफी समान थी, और वे एक दूसरे को परख सकते थे, लेकिन वे सभी गुप्त रूप से बाकी 4 प्रमुख परिवारों से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि इस बार कौन से परिवार के लोग चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में प्रवेश कर पाएंगे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये 5 बड़े परिवारों के लोग ही होंगे। अन्य लोगों के लिए इसमें शामिल होना शायद आसान नहीं होगा। यह जरूरी नहीं कि सच हो। जब तक किसी में अच्छी प्रतिभा है तब तक उसके पास अंदर आने की ताकत भी होती है। आखिरकार उस समय चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शक्तिशाली साधक स्वयं शिष्यों का चयन करने आएंगे। लेकिन 5 प्रमुख परिवारों की युवा पीढ़ी को बचपन से ही संस्कार दिए गए हैं। दूसरे लोग उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं? जब तक कि वे प्रतिभाशाली लोगों में भी प्रतिभाशाली न हो तब तक इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। बिल्कुल, पिछले वर्षों को देखें तो ये 5 स्थान 5 प्रमुख परिवारों के लोगों को मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि शास्त्री परिवार इस बार काफी भाग्यशाली है, क्योंकि उसने एक 2 तत्व मार्शल कलाकार और एक 3 तत्व मार्शल कलाकार पैदा किया है, और दोनों ही मार्शल योद्धा स्तर तक पहुंच गए हैं। ये प्रतिभा भयानक है। ऐसा कहा जाता है कि 3 तत्व मार्शल कलाकार का नाम अथर्व है, जो पहले शास्त्री परिवार के बेकार युवा गुरु के रूप में जाने जाते थे। उन्हें छोटी उम्र से ही परीक्षण किया गया था और मार्शल कलाकार बनने में असमर्थ पाया गया था। किसने सोचा होगा कि वह अब अचानक 3 तत्व मार्शल कलाकार बन जाएंगे?
संक्षेप में, इस बार शास्त्री परिवार की किस्मत बहुत अच्छी है। एक 2 तत्व मार्शल कलाकार और एक 3 तत्व मार्शल कलाकार। जल्द ही शास्त्री परिवार की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। हर गली मोहल्ले में हर कोई चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय द्वारा इस बार नए शिष्यों की भर्ती की चर्चा कर रहा था, और शास्त्री परिवार के त्रितत्व मार्शल कलाकार अथर्व भी व्यापक रूप से प्रसिद्ध हो गए थे। बहुत से लोग ये भी जानते थे कि शास्त्री परिवार में एक त्रितत्व मार्शल कलाकार प्रकट हुआ है, जिससे लगभग सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। शास्त्री परिवार के लकड़ी के शेड के गुप्त कक्ष के अंदर अथर्व लगातार गोलियों को परिष्कृत करता रहा। आध्यात्मिक ऊर्जा अग्नि ड्रैगन कड़ाही में प्रवाहित हो रही थी, जो धधकती लपटों में बदल रही थी। पूरा गुप्त कक्ष भी बेहद गर्म था। 8 दिन बीत गए। जब अथर्व की आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाती तो वह आराम करता और स्वस्थ होकर गोलियां परिष्कृत करना जारी रखता। 8 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने अधिकांश दीक्षा गोलियां परिष्कृत कर लीं। धमाका! अग्नि ड्रैगन कड़ाही खुल गई और एक समृद्ध औषधीय सुगंध अंदर फैल गई। गुप्त कक्ष में एक हल्की चमक वाली गोली दिखाई दी। प्राप्त करें, अथर्व ने हल्के से चिल्लाया और गोली उसके हाथ की हथेली में दिखाई दी। 108वां, अथर्व ने धीरे से कहा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बार दीक्षा गोलियों के इन 100 सेटों से उसने वास्तव में अपने शोधन के तहत 108 दीक्षा गोलियों का शोधन किया था। औषधीय सामग्रियों के नियंत्रण के मामले में उसने निस्संदेह बहुत सुधार किया था, बहुत सारी सामग्रियों की बचत की थी, और गोलियों की गुणवत्ता के मामले में वे पहले से बेहतर ही थीं, बदतर नहीं। अथर्व, तुम नहीं जानते थे कि दीक्षा गोलियों के 100 सेटों को 108 दीक्षा गोलियों में परिष्कृत करने से दूसरे आत्मिक गुरुओं को निश्चित रूप से आश्चर्य होगा और वे अचंभित रह जाएंगे। इसका निस्संदेह अर्थ था कि उनकी औषधि शोधन क्षमता और नियंत्रण अद्भुत स्तर पर पहुंच गया था। सामान्यतः आत्मा स्तर के किसी भी आत्मा गुरु के लिए इन दोयम दर्जे की गोलियों को परिष्कृत करते समय इस चरण को प्राप्त करना कठिन होता। हालांकि अथर्व, जो उस समय केवल आत्मा गुरु स्तर पर था, अनजाने में ही इस चरण को प्राप्त कर चुका था। अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ साथ उसे आत्मा शक्ति में भी असाधारण क्षमता की आवश्यकता थी। स्विश स्विश! अथर्व की आस्तीन से छोटू रेंगता हुआ बाहर आया और अथर्व के हाथ में दीक्षा की गोली को घूरने लगा। उसकी जीभ लालच से फड़क रही थी और उसकी आंखें उस दीक्षा की गोली पर टिकी थीं। ज़ियाओ लांग, मैं भूल गया था कि तुम भूखे हो, लेकिन यहाँ तुम्हारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ज़ियाओ लांग को देखकर अथर्व को अचानक याद आया कि ज़ियाओ लांग ने 8 दिनों से कुछ नहीं खाया था। चिरप चिरप! छोटू ने अपना शरीर मरोड़ा, अथर्व के हाथ में दीक्षा की गोली को लालच से घूरते हुए, मानो वह कुछ कह रहा हो। आज नववर्ष की पूर्व संध्या है। मैं अपने भाइयों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, समृद्धि, पारिवारिक सुख और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। तुमने कहा था कि तुम शक्ति केंद्र गोली खाना चाहती हो, अथर्व ने पूछा। छोटू से जुड़े होने के कारण वह सहज रूप से जानता था कि छोटू क्या सोच रही है। चिरप चिरप! छोटू ने अपनी पूंछ हिलाते हुए हल्के से सिर हिलाया। औषधीय सुगंध सूंघते हुए वह थोड़ा अधीर लग रहा था। उसकी नज़र उस ग्वांडिंग गोली पर टिकी हुई थी। लगता है तुम भी भूखे हो। अगर खा सकते हो तो खा लो। छोटू के लिए अथर्व परिवार जैसा था, वह शक्ति केंद्र पिल देने से हिचकिचाता नहीं था। चिरप! छोटू ने इशारा किया और तुरंत अपना मुंह खोलकर ग्वांडिंग गोली निगल ली। उसका छोटा सा सिर असल में गोली के आकार का ही था, लेकिन उस खुले मुंह से उसने ग्वांडिंग गोली आसानी से निगल ली, फिर तुरंत अथर्व की आस्तीन में वापस घुस गया और गायब हो गया। अथर्व कुछ सोचते हुए रुका, फिर मुस्कुराया। एक आत्मा सम्राट जानवर होने के नाते छोटू को ये ग्वांडिंग गोली खाने से कुछ फायदा हो सकता है। अब एक ग्वांडिंग गोली उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी। अभी भी 10 ऊर्जा बढ़ाएं गोलियां बाकी हैं। उसने अपने पास मौजूद 107 ग्वांडिंग गोलियों को पहले से तैयार की गई कई जेड बोतलों में डाल दिया। शुरुआत में 108 गोलियां थीं, लेकिन छोटू ने एक ले ली, जिससे केवल 107 गोलियां बचीं। फिर उसने ऊर्जा बढ़ाएं गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखा। पिछली बार पीछे के पहाड़ पर घात लगाए जाने के बाद अथर्व ने ध्यान रखा कि उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी, वरना वह सचमुच सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। पिछली बार तो वह लगभग मर ही गया था। केवल मजबूत बनकर ही वह अपनी सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसे लगातार औषधीय गोलियां खानी पड़ती हैं। अथर्व ने गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखा। अपनी सांसों को समायोजित करने के बाद उसने हाथ की मुहरें बनाईं, अग्नि ड्रैगन कड़ाही में आध्यात्मिक ऊर्जा डाली और तुरंत लपटें फैल गईं। अथर्व के नियंत्रण में ऊर्जा बढ़ाएं गोलियों को परिष्कृत करने के लिए सामग्री एक एक करके डाली जाने लगी। ऊर्जा बढ़ाएं गोली एक दोयम दर्जे की औषधीय गोली थी, इसलिए अथर्व ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और पूरी तरह से शोधन प्रक्रिया में डूब गया। उसने ऊर्जा बढ़ाएं गोली को पहले 2 बार सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था, इसलिए अथर्व को कुछ अनुभव था। हालांकि इसे परिष्कृत करने का दबाव ग्वांडिंग गोली को परिष्कृत करने के दबाव से कहीं ज्यादा था। समय फिर धीरे धीरे बीतता गया।
गोलियों को परिष्कृत करने के इन दिनों में अथर्व बाहरी दुनिया की किसी भी चीज से पूरी तरह बेखबर था। उसका मन पूरी तरह से कीमियागिरी में लगा हुआ था। शास्त्री परिवार में हाल ही में एक बड़ी घटना घटी थी। रोलांड को आखिरकार शास्त्री परिवार ने मान्यता दे दी और वह पहली पत्नी के बराबर दूसरी पत्नी बन गई। इस बात ने कई नौकरों को बेहद उत्सुक कर दिया, क्योंकि पहली पत्नी ने आश्चर्यजनक रूप से कोई आपत्ति नहीं जताई। ये पहली पत्नी का स्वभाव बिल्कुल नहीं था। कुछ गपशप करने वाले नौकरों ने अनुमान लगाया कि युवा मास्टर अथर्व एक त्रिगुण गुणी मार्शल कलाकार थे, जो मार्शल कलाकारों में सर्वोच्च प्रतिभा थे। इसी आधार पर चून की मां का दर्जा उनके बेटे ने ऊंचा कर दिया था, इसलिए पहली पत्नी की आपत्ति वैसे भी बेकार थी। बहरहाल रोला सभी नौकरों की ईर्ष्या का पात्र बन गई थी। आखिरकार उसकी पीड़ा का अंत हो गया था। इतने सालों में उसने बहुत आंसू बहाए थे, बहुत अन्याय सहा था, और आखिरकार वह विजयी हुई थी। उनके विपरीत जो इस जीवन में कभी भी ऊपर नहीं उठ पाते। रोलांड से ईर्ष्या करने के बजाय कई नौकर ज्यादा यथार्थवादी थे और सारांश से ईर्ष्या करते थे। वह बिना किसी कारण के एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया था और यंग मास्टर अथर्व का करीबी था। उसका भविष्य पहले से ही तय था, एक असीम भविष्य। धमाका! 3 दिन बाद अग्नि ड्रैगन का हंडा खुला और एक तेज औषधीय सुगंध उसके नथुनों में घुस गई। हंडे से एक औषधीय गोली निकली। ये वही ऊर्जा बढ़ाए गोली थी जिसे अथर्व ने परिष्कृत किया था। गोली पर एक हल्की सी चमक बनी रही और उसकी औषधीय सुगंध मनमोहक थी। अथर्व ने हाथों पर मुहरें बनाई और एक पीली रोशनी ऊर्जा बढ़ाए गोली पर छा गई और उसे अपने हाथ में ले आई। तभी गोली पर की हल्की सी चमक गायब हो गई। आखिरकार हो गया। अथर्व का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। इन 3 दिनों में उसने आखिरकार 10 ऊर्जा बढ़ाए गोलियां परिष्कृत कर ली थीं। अपने हाथ में 10 ऊर्जा बढ़ाए गोलियां देखकर अथर्व के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह सोच रहा था कि ये 10 ऊर्जा बढ़ाए गोलियां उसकी ताकत को कितनी दूर तक बढ़ा पाएंगी। उसे अब अपनी ताकत बढ़ाने की सख्त जरूरत थी। चलो, एकांतवास से बाहर आने से पहले एक गोली खा लेते हैं, अथर्व ने धीरे से कहा। फिर उसने अपने हाथ से ऊर्जा बढ़ाए की एक गोली मुंह में डाल ली। गोली उसके पेट में गई और तुरंत एक अद्भुत ऊर्जा के उभार में बदल गई। अथर्व अपने शरीर में इस अद्भुत विशाल ऊर्जा को उमड़ता हुआ महसूस कर सकता था। उसने तुरंत यन्यांग स्पिरिट मार्शल सीक्रेट को सक्रिय करके उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अथर्व के शोधन के तहत ऊर्जा की धाराएं तुरंत शुद्ध जैन की धाराओं में परिवर्तित हो गईं। साथ ही उसके मन में आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ रही थी। हालांकि पहले की तरह ऊर्जा बढ़ाएं गोली आध्यात्मिक ऊर्जा को एक साथ बढ़ा सकती थी, लेकिन उन्नत जैनकी की तुलना में यह बहुत कमजोर थी। यह ऊर्जा बढ़ाएं गोली केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को अपेक्षाकृत बढ़ाती थी। एक क्षण के बाद अथर्व का शरीर एक हल्की पीली चमक में लिपटा हुआ था, जो एक झिलमिलाती गैस से घिरा हुआ था, जो काफी रहस्यमय लग रहा था। इस ऊर्जा बढ़ाएं गोली से ऊर्जा काफी थी। अथर्व ने इसे धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से परिष्कृत किया। शोधन प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। कम समय में शोधन पूरा करना असंभव था, और इस शोधन प्रक्रिया के दौरान कुछ बातों पर भी ध्यान देना जरूरी था। यानी औषधीय गोली के शोधन के लिए सबसे पहले गोली को ऊर्जा में परिष्कृत करना जरूरी था, और अंत में उस ऊर्जा से जैनकी और आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करना था। ये शरीर के भीतर की एक और प्रक्रिया थी। पिछली बार उसने एक ऊर्जा बढ़ाएं गोली का शोधन कर लिया था। अब फिर से शोधन करते हुए इस ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर के मेरिडियंस को भर दिया। अथर्व के मेरिडियंस में अब पहले जैसा तेज दर्द नहीं था, लेकिन वे अभी भी प्रवाह से कुछ सूजे हुए थे। इस ऊर्जा के भर जाने से उसके पूरे शरीर के मेरिडियंस फिर से फैल गए। अथर्व के शक्ति केंद्र की सागर में जैनकी की धाराएं प्रवेश कर रही थीं। अथर्व महसूस कर सकता था कि उसका शक्ति केंद्र की सागर धीरे धीरे प्रबल होता जा रहा है। ये गति उसकी साधारण साधना के लिए अतुलनीय थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन अथर्व के चारों ओर झिलमिलाती गैस धीरे धीरे एक धुंधली ऊर्जा झिल्ली में बदल गई। उसके पूरे शरीर में मेरिडियन का दर्द भी अब काफी हल्का हो गया था, और उसके मेरिडियन का दर्द अब सहनीय सीमा में आ गया था। चून की औषधीय गोलियों से अवशोषित विशाल ऊर्जा से मेरिडियन बार बार भरते और संयमित होते थे, इसलिए जिस हद तक मेरिडियन ने जैनकी को अवशोषित किया वह भी काफी मजबूत हो गया। ये भी कहा जा सकता है कि अगर एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट की मेरिडियन एक सेकंड में एक बच्चे की उंगली के आकार जितनी जैनकी की धारा से गुजर सकती है, तो अथर्व की मेरिडियन उससे दोगुनी मात्रा में गुजर सकती है। किसी खास स्थिति में जैन की परिसंचरण गति जितनी तेज होगी, वह शक्ति का प्रतीक होगी और युद्ध में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकती है। गोली की ऊर्जा के शोधन के दौरान अथर्व ने भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। अंकल नील ने यह भी कहा था कि अगर शोधन ऊर्जा बहुत ज्यादा हुई तो पूरे शरीर की मेरिडियंस उसे झेल नहीं पाएंगी और मेरिडियंस के नष्ट होने का खतरा होगा। साथ ही उनकी चेतना भी प्रभावित हो सकती है और उस समय वे निश्चित रूप से खतरे में होंगे। अथर्व हमेशा खतरनाक मामलों को ध्यान में रखता था और कोई गलती करने की हिम्मत नहीं करता था।
अथर्व के शोधन के तहत इस ऊर्जा बढ़ाएं गोली से ऊर्जा झेंकी में परिवर्तित हो गई और एक चक्र के लिए मध्याह्न रेखाओं के माध्यम से प्रसारित हुई, अंततः सीधे डेंटियन क्यू सागर में प्रवेश कर गई। समय धीरे धीरे बीतता गया। अथर्व के तांतियन क्यू सागर के भीतर झेंकी बढ़ती जा रही थी। इस समय अथर्व को लगा कि उसके तांतियन क्यू सागर के भीतर वह एक अलग गैसीय भंवर सागर जैसा था। झेंकी जितनी अधिक संतृप्त होती, उसकी घूर्णन गति उतनी ही तेज होती। उसका आभामंडल धीरे धीरे प्रबल होता जा रहा था। तीसरे दिन की सुबह तक यही चलता रहा। जब ऊर्जा का आखिरी अंश झेंकी में परिवर्तित होकर अथर्व के दानतियान क्यू सागर में प्रवेश कर गया तो अथर्व के शरीर के भीतर की ऊर्जा झिल्ली तुरंत कांप उठी और अंततः अथर्व के सामने फिर से घूमने लगी। अपने पेट के निचले हिस्से में स्थित डेंटियन क्यू सागर के क्षेत्र में अथर्व ने तुरंत ऊर्जा का एक उभार महसूस किया, जो विशाल लहरों को उभार रहा था और अंततः भयंकर गर्जना कर रहा था। उसी समय गुप्त कक्ष में अथर्व, जिसकी आंखें कसकर बंद थीं, ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। दोनों आंखों में से लगभग चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकल रही थी। एक क्षण बाद ये तेज रोशनी उसकी आंखों से हटकर गायब हो गई। अथर्व की आंखों में उसकी गहरी पुतलियां इस क्षण थोड़ी गहरी हो गई थीं। अनजाने में उसका पूरा व्यवहार कुछ बदल गया था। चतुर्गुणी योद्धा। अथर्व ने अपने शरीर के भीतर घनी झेंकी को महसूस किया। इस समय यह उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी जब वह पहले त्रिगुणी योद्धा था। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने उस समय सीनू का सीधा विरोध किया था तो वह उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाया था। सीनू की सप्तगुणी योद्धा शक्ति और उसकी मूल त्रिगुणी योद्धा शक्ति में बहुत अंतर था। हर स्तर बहुत अलग है, 4 स्तरों का अंतर तो छोड़ ही दीजिए। और जितना ऊपर आप जाते हैं अंतर उतना ही बढ़ता जाता है। अगर मैंने उस समय सीनू को नाराज न किया होता, उसे इतना थका न दिया होता, तो मैं नीला आत्मा कवच की मदद से भी मुश्किल से जीत पाता। वरना मेरे पास कोई मौका ही नहीं होता। सिर्फ एक स्तर की सफलता। हालांकि उसकी ताकत एक स्तर पार कर गई थी। अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। जब उसने पहली शक्ति बढ़ाने वाली गोली ली थी तो उसने एक ही बार में 2 स्तरों को पार कर लिया था, पहले स्तर के योद्धा से तीसरे स्तर के योद्धा तक। लेकिन अब ये दूसरी शक्ति बढ़ाने वाली गोली उसके लिए ताकत के एक स्तर को पार करने के लिए मुश्किल से ही काफ़ी थी। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो वह जितना ऊपर जाएगा उसे उतना ही ज्यादा सेवन करना होगा। अगर वह अभी एक और शक्ति बढ़ाने वाली गोली ले भी ले तो भी 5वें स्तर के योद्धा तक पहुंचना मुश्किल होगा। इसके अलावा उसने अभी अभी एक शक्ति बढ़ाने वाली गोली का शोधन किया था और उसके शरीर में शोधन और उपभोग की प्रक्रिया में भी समय लगता है। तुरंत एक और शक्ति बढ़ाने वाली गोली लेना निस्संदेह व्यर्थ होगा। और यदि वह मार्शल मास्टर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने के लिए शक्ति बढ़ाने वाली गोलियों पर निर्भर रहना चाहता है तो उसे निश्चित रूप से बहुत सारी शक्ति बढ़ाने वाली गोलियों की आवश्यकता होगी, जो उसके लिए सोने के सिक्कों में एक बड़ी कीमत होगी। साथ ही अथर्व को भी लगा कि अब वह 4थे स्तर का योद्धा है, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा साधना के मामले में वह अभी भी आत्मा योद्धा के पहले स्तर पर ही था। आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने पर शक्ति बढ़ाने वाली गोली का प्रभाव वास्तविक ऊर्जा जितना महत्वपूर्ण नहीं था। अगर वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाना चाहता तो वह गोलियों को परिष्कृत करके ही ऐसा कर सकता था। शक्ति बढ़ाने वाली गोलियों पर निर्भर रहना निश्चित रूप से उसे दोनों को एक साथ पार करने की अनुमति नहीं देता। शायद तैयारी का समय आ गया है। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में कौन कौन से खजाने हैं? मैं अंकल नील से पूछना ही भूल गया। अथर्व ने मन ही मन सोचा। अंकल नील ने उसे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय जाने को कहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या मिलेगा। उसे अंकल नील से किसी और दिन पूछना होगा। अग्नि ड्रैगन की कड़ाही और गोलियां एक तरफ रखकर अथर्व लकड़ी के शेड वाले गुप्त कमरे से बाहर निकला और फिर सामने के आंगन की ओर चल पड़ा। वह 13 दिनों से एकांतवास में था और उसकी मां शायद चिंतित थी। नमस्कार युवा स्वामी। रास्ते में अथर्व के सामने आने वाले सभी नौकरों ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। अब वे इस पूर्व बेकार युवा स्वामी को नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कई नौकरानियों की आंखों में चमक भी थी। अगर वे युवा स्वामी की नज़र में आ जाती तो उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती। वह सामने वाले आंगन में अपने घर लौट आया। अंदर जाते ही अथर्व ने देखा कि कई नौकर नौकरानियां आंगन की सफाई कर रही थीं। नमस्कार युवा स्वामी। वहां 5 नौकर थे, 2 पुरुष और 3 महिलाएं, सभी 20 साल के थे। अथर्व को देखते ही उन्होंने तुरंत प्रणाम किया। सारांश की व्यवस्था के अनुसार जो भी उन्हें युवा स्वामी कहता था उन्हें अपना संबोधन बदलकर युवा स्वामी कहना था। अथर्व ने थोड़ा सिर हिलाया। सारांश बहुत चालाक था। वह दूसरों द्वारा उसे यंग मास्टर कहे जाने पर कुछ नहीं कर सकता था और न ही वह सबको ये कहने से रोक सकता था कि उसे ऐसा न कहें। लेकिन वह अपने आंगन की नौकरानियों का पता बदल सकता था। यंग मास्टर संबोधन अथर्व को बहुत अजीब लगता था। युवा मास्टर, आप आखिरकार वापस आ गए। मैडम आपके लिए बहुत चिंतित थीं। सारांश ने आवाज़ सुनी तो बाहर आया। सारांश, मेरी माँ कहाँ है? अथर्व को आश्चर्य नहीं हुआ। वह जानता था कि उसकी माँ चिंतित होगी।
मैं कुछ सामान समेट रही हूँ। बच्ची, तुम इतने दिनों से गायब हो। तुमने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैडम हेमलता भीतरी आंगन से बाहर निकलीं। पिछले कुछ दिनों से वह बहुत परेशान थीं। अब जब उन्होंने अथर्व को देखा तो उन्हें आखिरकार सुकून मिला। माँ, बस नौकरों को साफ सफाई करने दो, तुम्हें खुद करने की ज़रूरत नहीं है, अथर्व ने धीरे से कहा। अब अपनी माँ को देखकर उनका रंग रूप काफ़ी बेहतर लग रहा था। उन्होंने अब भी सादे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनका आभामंडल थोड़ा बदल गया था। मैं अभी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, मैं अभी भी थोड़ा बहुत चल फिर सकती हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हारे बचपन की चीज़ें समेट रही हूँ, मुझे दूसरों पर भरोसा नहीं है, मैडम हेमलता ने कहा। बाद में अथर्व को ये भी पता चला कि शास्त्री परिवार ने उसकी बात मान ली है और उसकी माँ को शास्त्री परिवार की मैडम बना दिया है। अपनी माँ का रूप देखकर अथर्व के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। बात शास्त्री परिवार की मैडम बनने की नहीं थी, अथर्व को स्वाभाविक रूप से इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन उसकी माँ के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था। अथर्व को इस बात से खुशी हुई कि उसने आखिरकार अपनी माँ की स्थिति बदल दी थी और ऐसा कर दिया था कि अब उसे शिकायतों और कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी माँ से कुछ देर बातचीत करने के बाद अथर्व ने देवांशी के घर जाने की योजना बनाई। वह शास्त्री परिवार के मार्शल आर्ट पवेलियन जाने वाला था, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता था। उसे वहां ले जाने के लिए देवांशी की ज़रूरत थी। उसके मन में मार्शल आर्ट पवेलियन की कोई याद नहीं थी, बस इतना था कि वह शास्त्री परिवार का एक पूर्णतः वर्जित क्षेत्र था। यहाँ तक कि शास्त्री परिवार के अनुयायियों का भी बिना अनुमति के वहां प्रवेश वर्जित था। देवांशी जिस आंगन में रहता था वह बगल में ही था। शास्त्री परिवार के सामने वाले आंगन में भी ऐसे कई आंगन थे। शास्त्री परिवार के सभी प्रत्यक्ष वंशजों के अपने अपने आंगन थे। जब वह उस आंगन में पहुंचा जहां देवांशी रहती थी तो अथर्व को कोई नौकर नहीं दिखा। देवांशी इस बार चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय से लौटे ज्यादा समय नहीं हुआ था और वह आमतौर पर चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में ही रहती थी, इसलिए आंगन की देखभाल नौकरों द्वारा नहीं की जाती थी। बहन देवांशी, अथर्व आंगन में पहुंचा और 2 बार पुकारा। ये देखकर कि कोई जवाब नहीं दे रहा, वह एक पल के लिए झिझका और फिर आंगन में चला गया। बहन देवांशी, क्या आप वहाँ हैं? अथर्व ने धीरे से पुकारा। अथर्व, तुम यहाँ क्यों हो? कृपया थोड़ी देर बाहर रुको। देवांशी की थोड़ी घबराई हुई आवाज़ एक कमरे से आई, उसके बाद सरसराहट की आवाज़ और फिर पानी की आवाज़। क्या वो नहा रही है? सरसराहट की आवाज़ सुनकर अथर्व ने तुरंत मन ही मन सोचा। उसे तुरंत याद आया कि जब वो पिछवाड़े में था तो देवांशी ने उसे नंगा देखा था। अगर वो अभी दरवाज़ा खोलकर देखे तो क्या ये उसके साथ इंसाफ होगा? बेशर्म, अथर्व ने मन ही मन खुद को कोसा, फिर छोटे से हॉल में बैठ गया। उसका मन किसी सुंदरी के स्नान करने के दृश्य की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाया और उसके पेट के निचले हिस्से में हलचल मच गई। अथर्व, तुम यहाँ क्यों हो? एक क्षण बाद अथर्व के सामने एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। ये तो आग में घी डालने जैसा है। उस खूबसूरत आकृति को देखकर अथर्व ने तुरंत मन ही मन सोचा। उसने देखा कि देवांशी ने इस समय नीले रंग की महलनुमा पोशाक पहनी हुई थी। उसके गीले काले बाल उसके कंधों पर और सामने की ओर लटक रहे थे, जिससे वह मनमोहक और आकर्षक लग रही थी। उसके बालों के सिरे उसके कंधों के ठीक नीचे और छाती पर पहुंच रहे थे और बालों के सिरों से निकला पानी उसकी नीली पोशाक को भिगो रहा था। पानी के निशानों के नीचे नीली पोशाक धुंधली सी दिख रही थी और उसकी छाती पर 2 जैड खरगोश आधे छिपे हुए और आधे दिखाई दे रहे थे, जो और भी ज्यादा आकर्षक लग रहे थे। वे 2 छोटी स्ट्रॉबेरीज धुंधली सी दिखाई दे रही थीं, गर्व से सीधी खड़ी हुई। अंडरवियर नहीं पहने हैं, अथर्व ने तुरंत सोचा। शायद इस दुनिया में उसके पिछले जन्म जैसी अंडरवियर जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। यह मनमोहक दृश्य सिर्फ उसके देखने के लिए था। इस समय देवांशी तरोताज़ा थी और बिना किसी अतिरिक्त श्रृंगार के, लेकिन वह और भी ज्यादा आकर्षक और मोहक लग रही थी। अथर्व ने सचमुच देवांशी के इतने आकर्षक रूप की उम्मीद नहीं की थी। उसकी मलाईदार त्वचा पर उसके बालों के सिरे से अभी भी पानी की बूंदें टपक रही थीं। उसकी पतली कमर, गोल कूल्हे और नाजुक चेहरा, ये सब अथर्व को, जो अपनी जवानी के चरम पर था, लुभा रहे थे। अथर्व निगलने से खुद को रोक नहीं पाए। ये बहुत ही लुभावना था। वह धीरे से बोले बिना नहीं रह सका। उसका सुगंधित चेहरा आधा खुला हुआ, मनमोहक। आंगन के पास जैद सुंदरी अपने स्नानागार से बाहर निकलती है, नए श्रृंगार किए हुए। शायद सृष्टि की कोई विशेष मंशा थी, इसीलिए चमकता चांद इतना चमकीला है। आओ हम सब मिलकर सुनहरा प्याला और हरी चींटियों की शराब बांटें। नशे में धुत होने से इनकार न करें, इस फूल की तुलना दूसरे फूलों से नहीं की जा सकती। क्या कह रही हो? देवांशी ने शर्माते हुए सिर नीचे करते हुए कहा। संयोग से उसने देखा कि अथर्व की नज़र उसकी छाती पर टिकी हुई थी। नीचे देखते हुए उसने अपनी छाती पर 2 छोटी स्ट्रॉबेरीज को हल्के से देखा। उसका चेहरा गर्दन से कानों तक तुरंत लाल हो गया और वह शर्माते हुए कमरे में वापस भाग गई। अथर्व, तुम सच में बेशर्म हो। देवांशी की प्रतिक्रिया देखकर अथर्व ने खुद को फिर कोसा, फिर हल्का सा मुस्कुराया।
यह कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी, वैसे भी उसने भी उसे नंगा देखा था। धुंधली सी दिखने वाली छोटी स्ट्रॉबेरीज के बारे में सोचकर अथर्व आखिरकार अपने दिल के बुरे विचारों को दबाने में कामयाब हो गया। वह चीज़ वाकई बहुत लुभावना थी। स्टॉप्ड। एक क्षण के बाद देवांशी फिर से अथर्व के सामने प्रकट हुई। उसने पहले से ही हल्के रंग के ब्रोकेड बागे पहन रखे थे, उसके बाल आधे सूखे थे, उसके शरीर से एक सुगंधित खुशबू निकल रही थी, अविश्वसनीय रूप से ताज़ा और मीठी। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था। उसने धीरे से अथर्व से पूछा, अथर्व, तुमने अभी क्या देखा? क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा, अथर्व ने हल्के से कहा। ठीक है, क्या तुम मुझे किसी काम से ढूंढने आए हो? देवांशी ने अथर्व को आधे विश्वास से देखा। बहन देवांशी, मैं मार्शल स्किल पवेलियन जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले वहाँ नहीं गया हूँ, अथर्व ने कहा। देवांशी ने कहा, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में स्थान पाने की प्रतियोगिता में अब केवल 10 दिन ही बचे हैं। तुम्हें अच्छी तैयारी करनी चाहिए। देवांशी का पीछा करते हुए अथर्व कई लंबे गलियारों से गुजरते हुए एक आंगन में पहुंचा जो काफी पुराना लग रहा था। आंगन के सामने शास्त्री परिवार के 2 लोग पहरा दे रहे थे जो अधेड़ उम्र के लग रहे थे। अथर्व ने उनके शरीर पर आभा देखी, वे दोनों मार्शल सोल्जर स्तर के लग रहे थे। आंगन के ऊपर नियमित लिपि में कई अक्षर लिखे हुए थे जिन पर लिखा था युद्ध कौशल मंडप। ये प्राचीन और देहाती लग रहा था, जिससे पता चलता था कि यह युद्ध कौशल मंडप काफी पुराना होगा। मिस देवांशी, आप क्यों आए हैं? देवांशी को देखकर मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में से एक ने तुरंत पूछा। मैं अथर्व के साथ मार्शल स्किल पवेलियन जा रहा हूँ। दरवाज़ा खोलो, देवांशी ने कहा। दूसरे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, मिस देवांशी, मार्शल स्किल पवेलियन में प्रवेश करने के लिए आपको बड़े और कबीले की अनुमति की आवश्यकता है। दरवाज़ा खोलो। मेरे पिता ने कहा है कि अथर्व अब से मार्शल स्किल पवेलियन में स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास कर सकती है। देवांशी ने उसके हाथ से एक हरे रंग की जेड पर्ची निकाली जो शास्त्री परिवार की निशानी लग रही थी। हाँ मिस देवांशी, युवा मास्टर अथर्व, कृपया अंदर आइए। सबसे पहले बोलने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आंगन खोला और दोनों को अंदर आने का इशारा किया। देवांशी के पीछे पीछे अथर्व मार्शल स्किल पवेलियन में चला गया और एक विशाल कमरे में पहुंचा। अथर्व, यह शास्त्री परिवार का मार्शल स्किल पवेलियन है, लेकिन यहाँ केवल काला स्तर और स्टार स्तर के मार्शल स्किल हैं। जहाँ तक येलो स्तर के मार्शल स्किल की बात है, वे सभी शास्त्री परिवार के बुजुर्गों के हाथों में हैं। यहाँ शास्त्री परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई कई मार्शल स्किल अंतर्दृष्टियाँ भी हैं। यदि आप उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं तो आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। सिर्फ स्टार स्तर और काला स्तर के मार्शल कौशल। अथर्व थोड़ा चौंका, लेकिन उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मार्शल कौशल बेहद कीमती होते हैं, खासकर पीले स्तर पर, जो और भी अनमोल होते हैं। शास्त्री परिवार स्वाभाविक रूप से उन्हें मार्शल स्किल पवेलियन में नहीं रखेगा। अगर वे चोरी हो जाते तो बहुत बड़ा नुकसान होता। अथर्व, तुम यहाँ कोई भी मार्शल कौशल चुन सकते हो, लेकिन एक समय में केवल एक ही चुन सकते हो। यह शास्त्री परिवार का नियम है, तुम साल में केवल एक बार ही चुन सकते हो। हालांकि तुम शास्त्री परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई अंतर्दृष्टि को स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हो। बहुत सारे मार्शल कौशल होना, व्यापक होना लेकिन गहरा न होना, अच्छी बात नहीं है, देवांशी ने जारी रखा। बहन देवांशी, क्या यहाँ आत्मा गुरुओं के बारे में कोई सामग्री है? अथर्व ने पूछा। शास्त्री परिवार के पास वर्तमान में कुल मिलाकर केवल 2 आत्मा गुरु हैं और अन्य परिवारों के पास केवल एक है। वे सभी अब अन्य स्थानों के व्यापारिक घरानों में हैं। जहाँ तक आत्मा गुरुओं के बारे में सामग्री का प्रश्न है, वास्तव में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। आत्मा गुरु स्वाभाविक रूप से दुर्लभ हैं और सब कुछ स्वयं ही समझना आवश्यक है। वास्तव में कोई सामग्री अस्तित्व में नहीं है। हालांकि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में आत्मा गुरुओं के बारे में कुछ सामग्री उपलब्ध है, देवांशी ने कहा। ओह, अथर्व ने धीरे से जवाब दिया, फिर चारों ओर देखा। वहां कुछ जेड पर्चियां और कुछ हस्तलिखित सामग्री रखी हुई थी। इसके अलावा मार्शल आर्टिस्ट और विभिन्न तत्वों की विशेषताओं का भी परिचय था। अंकल नील ने इन बातों को विस्तार से नहीं समझाया था, जैसे कि विभिन्न विशेषताओं के फायदे और नुकसान। इन सभी सामग्रियों में विस्तृत परिचय थे। यहाँ तक कि कुछ ऐसी सामग्रियाँ भी थीं जिनमें विभिन्न स्तरों के मार्शल कौशल का विस्तृत और संपूर्ण परिचय दिया गया था। मार्शल कौशल के कुल 6 स्तर हैं: स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्यमय, पीला, तारा और काला। इस आत्मा मार्शल महाद्वीप पर रहस्यमय स्तर के मार्शल कौशल पहले से ही अमूल्य हैं। जब एक रहस्यमय स्तर का मार्शल कौशल प्रकट होता है तो उसकी शक्ति पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्रों को उलट सकती है और बादलों और वर्षा को नियंत्रित कर सकती है। जहां तक पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशलों का प्रश्न है, यहां दी गई सामग्री में बताया गया है कि पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल फीनिक्स के पंखों और किलिन सींगों जितने दुर्लभ हैं और अत्यंत अल्प संख्या में मौजूद हैं और उनका कोई पूर्ण परिचय नहीं था। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल तो ऐसी चीजें हैं जो केवल किंवदंतियों में ही मौजूद हैं, इसलिए उन्हें दर्ज करने का कोई तरीका नहीं था।
पंचतत्व मार्शल कलाकारों में वायु तत्व मार्शल कलाकार सबसे दुर्लभ हैं, उसके बाद काष्ठ तत्व मार्शल कलाकार आते हैं, जबकि अग्नि, पृथ्वी और जल तत्व मार्शल कलाकारों की संख्या भी लगभग समान है। पंचतत्व मार्शल कलाकारों में वायु तत्व मार्शल कलाकारों को गति में स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण बढ़त प्राप्त है और उनसे निपटना सबसे कठिन है। और इन सामग्रियों में अथर्व ने ये भी देखा कि कुछ राक्षसी जानवरों और आत्मिक जानवरों का भी परिचय दिया गया था। कुछ मार्शल कलाकार आत्मिक गुरुओं की मदद से कुछ राक्षसी जानवरों को अपनी सवारी के रूप में भी वश में कर सकते थे, जबकि आत्मिक गुरु आमतौर पर आत्मिक जानवरों को अपने इस्तेमाल के लिए वश में करते थे। हालांकि राक्षसी जानवरों और आत्मिक जानवरों को वश में करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इसकी जटिलता अथर्व की कल्पना से परे है, लेकिन अथर्व ने इस बात का पूरा ध्यान रखा। अथर्व, चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की प्रतियोगिता बस 10 दिनों में शुरू होने वाली है। आपको एक मार्शल कौशल भी चुनना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस बार अन्य परिवारों से कुछ प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, देवांशी ने कहा। मुझे कौन सा मार्शल कौशल चुनना चाहिए? अथर्व एक पल के लिए थोड़ा हिचकिचाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चुनूं। बहन देवांशी, क्या कोई वायु तत्व मार्शल कौशल हैं? अथर्व ने पूछा। उसने अभी अभी विभिन्न तत्व मार्शल कलाकारों का विस्तृत परिचय देखा था और वायु तत्व मार्शल कौशल गति में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। नहीं, देवांशी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, शुरुआत में पवन तत्व वाले मार्शल कलाकार दुर्लभ होते हैं और मार्शल कौशल भी अपेक्षाकृत बहुत कम होते हैं। शास्त्रीय परिवार में पवन तत्व वाले मार्शल कौशल नहीं हैं। कोई वायु तत्व युद्ध कौशल नहीं। अथर्व थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सका। अगर उसके पास वायु तत्व युद्ध कौशल होता तो उसे युद्ध में काफी फायदा होता। रेजिंग फ्लेम फिस्ट। अथर्व ने अपने पास रखी एक जेड स्लिप उठाई। जेड स्लिप के आगे एक परिचय लिखा था, स्टार स्तरीय मार्शल कौशल रेजिंग फ्लेम फिस्ट। यह उसके स्प्लिटिंग माउंटेन पाम के समान स्तर का था और अब उसके लिए साधना के लिए अपेक्षाकृत उपयुक्त भी था। तुरंत ही अथर्व ने भी जल तत्व और काष्ठ तत्व के कई युद्ध कौशल देखे, लेकिन शास्त्रीय परिवार में उसने जो गुण प्रकट किए थे वे केवल अग्नि, वायु और पृथ्वी थे। अगर वह काष्ठ और जल की खेती करता तो यह थोड़ा अनुचित लगता। थोड़ी देर झिझकने के बाद अथर्व ने उग्रज्वाला मूर्ति की साधना करने का फैसला किया। फिलहाल इस उग्रज्वाला मूर्ति की साधना से उसे कोई नुकसान नहीं था। जहां तक बेहतर युद्ध कौशल की बात है तो वह भविष्य में अंकल नील से और भी बेहतर कौशल हासिल करने का कोई रास्ता निकाल लेगा। अंकल नील के पास तो कुछ न कुछ था ही। बहन देवांशी, चलो, अथर्व ने उग्रज्वाला मूर्ति मार्शल कौशल धारण करते हुए देवांशी से कहा। जहां तक मार्शल कौशल मंडप में शास्त्रीय परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई अंतर्दृष्टि का सवाल है, अथर्व को ज्यादा रुचि नहीं थी। इस मामले में अंकल नील उनसे ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। अंकल नील का मार्गदर्शन ही काफी था। बहुत सी चीजें देखना, व्यापक होना, लेकिन गहराई से न देखना अच्छी बात नहीं है। चलो चलें। आप भविष्य में कभी भी मार्शल स्किल पवेलियन में आ सकते हैं, लेकिन यदि आप चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं तो चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का असंख्य मार्शल भवन शास्त्रीय परिवार के भवन से बहुत बड़ा है, देवांशी ने कहा। उग्रज्वाला मूर्ति लेकर और मार्शल स्किल पवेलियन से निकलकर दोनों सीधे आंगन में वापस चले गए। वसंत टाउन में प्रतियोगिता बस 10 दिन बाद होने वाली थी। अंकल नील ने उसे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में जाने के लिए कहा था, इसलिए अथर्व ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में जाना ही था। बहन देवांशी, चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लिए इस प्रतियोगिता में अन्य परिवारों के लोग कितने मजबूत हैं? रास्ते में अथर्व ने देवांशी से पूछा। स्टॉप, इस बार मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अन्य परिवारों में भी कई प्रतिभाएं उभरी हैं। आप एक 3 तत्व मार्शल कलाकार हैं, शाओहू एक 2 तत्व मार्शल कलाकार है और सक्सेना परिवार में भी एक 2 तत्व मार्शल कलाकार उभरा है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि जावेरी परिवार में वास्तव में एक आत्मा गुरु प्रकट हुआ है, देवांशी ने कहा। एक आत्मा गुरु प्रकट हुए हैं? अथर्व थोड़ा हैरान हुआ। लगता है जावेरी परिवार शुरू से ही कुछ छिपा रहा था और अब जाकर उन्होंने एक आत्मा गुरु के अस्तित्व की घोषणा की है। इस बार किंग्युन शहर में चहल पहल रहेगी। आप लोगों के यहाँ होने के कारण ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का एक बुजुर्ग नए शिष्यों का चयन करने के लिए स्वयं आएगा। पहले केवल एक उपयाजक ही आता था, देवांशी ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है इस बार कड़ी टक्कर होगी, अथर्व ने मन ही मन सोचा। उसे जल्द से जल्द रेजिंग फ्लेम फिस्ट की साधना करनी होगी, वरना टॉप 5 में जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने कमरे में लौटकर अथर्व ने अपनी माँ श्रीमती हेमलता को बताया और सारांश को निर्देश दिया कि वह अपने कमरे में किसी को भी परेशान न करे। साथ ही उसने सारांश को 2 दीक्षा गोलियां दी और उसे सही ढंग से साधना करने को कहा। सब कुछ तैयार होने के बाद अथर्व अपने कमरे में पालती मारकर बैठ गया। उसने एक हाथ की मुहर बनाई और उसे रेजिंग फ्लेम फिस्ट मार्शल स्किल जेड स्लिप पर रखा।
उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और कुछ कुशलता से अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उसे भांप लिया और जैद स्लिप में आत्मिक शक्ति की एक धारा प्रवाहित की। अथर्व पहले से ही सच्ची क्यूई और आत्मा क्यूई को नियंत्रित करने में कुशल था, लेकिन उसने आत्मा बल को शायद ही कभी छुआ हो जो आत्मा बल और सच्ची क्यूई से उत्पन्न होता है, इसलिए वह इससे उतना परिचित नहीं था। अंकल डैनन ने बार बार इस बात पर जोर दिया था कि आत्मा बल कितना महत्वपूर्ण है। जैसे ही अथर्व की सांसें स्थिर हुईं, कमरे में सब कुछ शांत हो गया। उसी समय रेजिंग फ्लेम फिस्ट जैद स्लिप से प्रकाश की एक किरण तुरंत अथर्व के ग्लेबेला में प्रवेश कर गई। इस समय अथर्व के दिमाग में उग्रज्वाला मूर्ति के बारे में जानकारी आई और अथर्व ने जल्दी से सब कुछ याद कर लिया। एक और लंबी खामोशी के बाद एक पल अथर्व, जो पालथी मारकर बैठा था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने हाथ की मुहर बनाई, अपनी दाहिनी हथेली को मुट्ठी में बदल लिया और उसके शरीर के भीतर से ट्रू क्यूई की एक धारा निकली जो फिर रहस्यमय तरीके से हल्के लाल रंग में बदल गई। कमरे का तापमान भी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। ची सच्ची ची ने तुरंत अथर्व की मुट्ठी को ढांक लिया और एक हल्की सी ज्वाला बाहर निकली। यह आत्मिक शक्ति से संघनित ज्वाला नहीं थी, बल्कि अग्निगुण के माध्यम से सच्ची ची से संघनित ज्वाला थी। हालांकि जैसे ही लौ दिखाई दी, वह तुरंत अथर्व की मुट्ठी से गायब हो गई। जारी रखें। अथर्व ने अपने हाथों की मुहरें बदलना जारी रखा और उग्र ज्वाला मुट्ठी की गंभीरता से साधना शुरू कर दी। बार बार असफलताएं सामान्य थीं, युद्ध कौशल ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक ही अभ्यास से हासिल किया जा सके। समय धीरे धीरे बीतता गया। 3 दिन बाद अथर्व अपने कमरे में पालथी मारकर बैठा था। उसके हाथों की मुहरें बदल रही थीं, उसकी सच्ची क्यूई कंपन कर रही थी और उसका पूरा शरीर एक हल्की लाल चमक में लिपटा हुआ था। अथर्व के नियंत्रण में सच्ची क्यूई की एक धारा तेजी से उसके शरीर में एक विशिष्ट मेरिडियन के माध्यम से गुजरी, अंततः एक धमाके के साथ उसकी दाहिनी मुट्ठी पर संघनित हो गई और फिर अचानक ज्वाला का एक विस्फोट हुआ। टकराना। उसने सीधे आगे की ओर मुक्का मारा और आग की लपटों में लिपटा हुआ एक मुट्ठी का निशान एक मजबूत बल के साथ दीवार पर जा लगा। दीवार से तुरंत एक तेज आवाज आई। मोटी दीवार में एक छोटा सा गड्ढा खोद दिया गया था और गड्ढे से मकड़ी के जाले जैसी दरारें दीवार पर फैल गई थीं। युवा स्वामी, क्या हुआ? कुछ ही देर बाद सारांश कमरे के बाहर से बेचैनी से चिल्लाने लगी। तेज आवाज किसी घर के दहने जैसी थी और आंगन में मौजूद सभी लोगों ने उसे तुरंत सुन लिया। कुछ नहीं, मैं एक मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ। अथर्व ने गहरी सांस ली। शुक्र है कि उसका यह मुक्का पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ, वरना अगर आंगन ढह जाता तो वह जिंदा दफन हो जाता। तो फिर यह इतना चौंकाने वाला क्यों है? सारांश बुदबुदाते हुए चला गया और उसके अन्य नौकरों से बात करने की धीमी आवाज आई। ये कुछ भी नहीं है, सभी पीछे हट जाएं। युवा स्वामी एक मार्शल कौशल विकसित कर रहे हैं। खेती के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढना बेहतर है। यहाँ खेती करना सुविधाजनक नहीं है, अथर्व ने मन ही मन सोचा। ये कमरा अंकल नील द्वारा बनाए गए गुप्त कमरे जितना मजबूत नहीं था। चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। उग्र ज्वाला मुट्ठी ने आखिरकार एक छोटी सी सफलता हासिल कर ली है, अथर्व ने धीरे से कहा। 3 दिनों की साधना के बाद वह उग्र ज्वाला मुट्ठी में मुश्किल से ही कुछ प्रगति कर पाया था। बेहतर होगा कि थोड़ी देर आराम किया जाए और फिर से अभ्यास किया जाए। हिस, उसकी बाह में एक मरोड़ सी महसूस हुई और छोटा ड्रैगन धीरे धीरे उसकी आस्तीन से निकलकर अथर्व की हथेली पर आ गया। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? अथर्व ने छोटे अजगर को उठाया और अपने सामने लाया। उसके चेहरे पर तुरंत आश्चर्य के भाव उभर आए। छोटा अजगर अपने शरीर पर शल्कों की एक पतली परत खींच रहा था और उसकी पहले हल्की पीली त्वचा अब थोड़ी चमकदार हो गई थी। शरीर की लंबाई के हिसाब से छोटा अजगर पहले लगभग 12 सेंटीमीटर का था, लेकिन अब 15 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबा हो गया था। उसकी छोटी आंखें और भी गहरी हो गई थीं और वह अथर्व को प्यार से घूर रहा था। क्या तुम्हें फिर से भूख लगी है? अथर्व छोटे ड्रैगन की भावनाओं को महसूस कर सकता था, जैसे कि छोटा ड्रैगन अभी भी दीक्षा की गोली खाना चाहता था जो उसने पिछली बार खाई थी। ठीक है, मैं तुम्हें एक और दूंगा, लेकिन भविष्य में और नहीं मिलेगा। अथर्व ने सोचा कि उसने छोटे ड्रैगन के खाने के लिए कुछ भी तैयार नहीं किया था और ऐसा लग रहा था कि छोटे ड्रैगन को भी दीक्षा गोली लेने से कुछ लाभ हुआ था, इसलिए उसने अपनी भंडारण अंगूठी से एक और दीक्षा गोली निकाली। फुसफुसाहट। दीक्षा गोली को देखकर और उसकी मोहक औषधीय सुगंध को सूंघकर छोटे अजगर ने अपना मुंह खोला और जल्दी से दीक्षा गोली निगल ली, फिर संतुष्ट होकर अपनी जीभ हिलाई। फिर छोटा ड्रैगन अथर्व की आस्तीन में वापस घुस गया और अथर्व की बाह के चारों ओर लिपट गया। यह अपनी खाल क्यों उतार रहा है? क्या ये कोई सफलता हो सकती है? छोटे ड्रैगन द्वारा उतारी गई शल्कों की पतली परत अथर्व की हथेली में रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उतारी गई हो और उस पर अभी भी खून का हल्का सा निशान था, जिससे उसका हाथ दागदार हो गया था। अथर्व ने तराजू उठाए और पाया कि पतले तराजू अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। वह लाख कोशिश करने पर भी उन्हें फाड़ नहीं पाया। अथर्व ने तराजू को अपने भंडारण रिंग में रख दिया। छोटे ड्रैगन के शरीर पर जो चीजें थीं, वे भी साधारण नहीं होनी चाहिए थीं।
तराजू को अपनी भंडारण अंगूठी में डालते ही अथर्व को अनजाने में अंकल नील द्वारा दिए गए रहस्यमयी युद्ध कौशल का आभास हो गया। उसने कई तरीके आजमाए थे लेकिन वह उसे खोल नहीं पाया था। अथर्व ने तुरंत जेड स्लिप को फिर से उठाया और ध्यान से उसकी जांच की। जेड स्लिप में प्राचीन हरे रंग की झलक थी और वह बहुत पुरानी थी। जेड स्लिप के किनारों पर मिट्टी के कई निशान भी थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंकल नील ने ये जेड स्लिप कहाँ से खो दी थी। यदि वह अंकल नील पर भरोसा नहीं करता तो अथर्व को यह भी संदेह होता कि यह जेड पर्ची अंकल नील द्वारा किसी प्राचीन मकबरे से चुराई गई थी। अथर्व ने एक बार फिर अपनी आत्मशक्ति का इस्तेमाल करके जेड स्लिप खोलने की कोशिश की। हालांकि उसने पहले भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन आत्मशक्ति डालने पर अथर्व ने पाया कि यह अभी भी बेकार था। जेड स्लिप खुल ही नहीं पा रही थी। अंकल नील ने भी कहा था कि यह युद्ध कौशल अद्भुत है और अंकल नील भी इसे नहीं खोल पा रहे थे, इसलिए अथर्व फिर से खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह थोड़ी देर के लिए जेड स्लिप के साथ खेलता रहा, लेकिन अथर्व को यह नहीं पता था कि छोटे ड्रैगन के गिरे हुए तराजू से उसे जो खून का धब्बा मिला था वह गलती से इस समय जेड स्लिप पर लग गया था। जैसे ही रक्त का एक निशान जेड स्लिप पर लगा, जेड स्लिप पर तुरंत एक हल्की चमक दिखाई देने लगी। क्या हो रहा है? अथर्व ने जेड स्लिप में आए बदलाव को देखा और तुरंत उलझन में पड़ गया। फिर उसने जेड स्लिप में आत्मिक शक्ति की एक और धारा प्रवाहित की। प्राचीन हरे जेड स्लिप पर एक चमकदार रोशनी तुरंत अथर्व के ग्लैबेला में प्रविष्ट हुई और फिर वह विशाल मात्रा में सूचना में परिवर्तित हो गई जो अथर्व के दिमाग में प्रवेश कर गई। पूरा कमरा अब चकाचौंध भरी रोशनी से घिरा हुआ था, जिसके भीतर कई जानवर जैसे आकृतियां सरपट दौड़ती और दहाड़ती हुई प्रतीत हो रही थीं। सब कुछ अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय था। कुछ क्षण बाद प्रकाश कम हो गया और कमरा सामान्य हो गया। अथर्व ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं। सियान जेड पर्ची से प्रेषित जानकारी उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। तो ये 4 दिव्य कलाएं हैं, अथर्व ने धीरे से कहा। अपने मन में मौजूद जानकारी से उन्होंने जाना कि इस मार्शल कौशल को 4 दिव्य कलाएं कहा जाता है, जो एक अत्यंत जटिल मार्शल कौशल है। हालांकि उनकी सियान जेड स्लिप इसका केवल एक अधूरा हिस्सा थी, सिर्फ एक चौथाई, जिसे वर्मिलियन बडाट कहा जाता है। 4 दिव्य कलाओं में 4 भाग शामिल थे: नीला ड्रैगन कला, सफ़ेद बाघ कला, काला कछुआ कला और सिंदूरी पक्षी कला। यदि कोई व्यक्ति चारों दिव्य कलाओं को एकत्रित कर ले तो वे स्वर्ग स्तर के मार्शल कौशल के बराबर होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह स्वर्ग स्तर के मार्शल कौशल के बराबर हो सकता है, अथर्व उत्साह से कांप उठा। अंकल नील के पास जो कुछ भी था वह सचमुच एक खजाना था। लेकिन फिर अथर्व निराश हो गया। सियान जेड पर्ची में दी गई जानकारी से उन्होंने सीखा कि सिंदूरी पक्षी कला अकेले ही पीले स्तर के मार्शल कौशल के बराबर थी। केवल चारों दिव्य कलाओं में निपुणता प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति पौराणिक स्वर्ग स्तरीय मार्शल कौशल का मुकाबला कर सकता है। उसे बाकी 3 भाग कहाँ मिलेंगे? ये स्वाभाविक था कि वह अपने जीवन काल में उन्हें कभी नहीं पा सकेगा। कोई बात नहीं, ये पीले स्तर के मार्शल कौशल के बराबर है, जो स्टार स्तर के मार्शल कौशल से अधिक मजबूत है, अथर्व मुस्कुराया। ये सिंदूरी पक्षी कला बुरी नहीं थी। कम से कम यह उनके वर्तमान रेजिंग फ्लेम फिस्ट और माउंटेन स्प्लिटिंग पाम से एक स्तर ऊपर था। मैं इस सिंदूरी पक्षी कला का विकास करूंगा, अथर्व ने मन ही मन सोचा। ये सिंदूरी पक्षी कला असाधारण थी। यदि वह इसे सफलतापूर्वक विकसित कर सके तो 1 दर्जन दिनों में उसे प्रतियोगिता में अधिक आत्मविश्वास प्राप्त होगा तथा भविष्य में अधिक निर्भरता और शक्ति प्राप्त होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के अथर्व ने सिंदूरी पक्षी कला का विकास शुरू कर दिया। एक क्षण बाद उसके हाथ की मुहरें बदल गईं, उसके शरीर के चारों ओर एक हल्की चमक छा गई और उसके सामने असली क्यूई लगातार उतार चढ़ाव करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। जैसे जैसे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय द्वारा वसंत कस्बे में नए शिष्यों के चयन की तिथि नजदीक आती गई, वसंत कस्बे में चहल पहल बढ़ती गई। सड़कें हर जगह लोगों से भरी हुई थीं तथा शराबखाने और सराय जैसे व्यवसाय भरे हुए थे। एक अन्य व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा था। सड़कों पर कई जगहें थीं जहां लोग दांव लगा सकते थे। जैसे जैसे प्रतियोगिता नजदीक आ रही थी, वसंत टाउन के प्रमुख परिवारों ने भी अपने शिष्यों को पंजीकृत कर लिया था। वसंत टाउन में बड़े और छोटे परिवारों को मिलाकर कुल 52 प्रतिभागी थे। इन नामों के उजागर होने के साथ ही सट्टेबाजी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। उनमें से 4 लोगों की सट्टेबाजी की संभावना सबसे कम थी: शास्त्री परिवार से अथर्व और अनंत, जावेरी परिवार से सिराज और सक्सेना परिवार से प्रतिमा। इन चारों के शीर्ष 5 में प्रवेश करने की संभावना केवल 10 में से 1 थी। यद्यपि वे बड़े पसंदीदा थे, फिर भी कोई भी सट्टेबाज इन चारों पर दांव लगाने को तैयार नहीं था। कारण सरल था, इन सट्टेबाजों ने पहले ही इन चारों की पृष्ठभूमि की गहन जांच कर ली थी। शास्त्री परिवार से अथर्व एक 3 तत्व मार्शल कलाकार थे, अनंग एक 2 तत्व मार्शल कलाकार थे, सक्सेना परिवार से प्रतिमा भी एक 2 तत्व मार्शल कलाकार थे और जावेरी परिवार से सिराज एक आत्मा गुरु भी थे। इन चारों की प्रतिभा स्पष्ट थी।
भले ही वे प्रतियोगिता में भाग नहीं लेते, फिर भी यह अनुमान लगाया गया कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय उन्हें संप्रदाय में स्वीकार कर लेगा। इन चारों के लिए कम संभावनाएं होने के बावजूद अभी भी कई लोग उन पर दांव लगा रहे थे। आखिरकार ये चारों ही वर्तमान में सबसे बड़े पसंदीदा थे। उनमें से सिराज और अथर्व सबसे लोकप्रिय थे। उनमें से एक आत्मा गुरु था और दूसरा तीन तत्व मार्शल कलाकार था। उनकी प्रतिभा लाखों में एक थी, यहाँ तक कि अनंग और प्रतिमा से भी अधिक मजबूत। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में प्रवेश करना मूलतः कोई समस्या नहीं थी। बेशक कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। प्रतिभा की गुणवत्ता की पुष्टि केवल चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय द्वारा व्यक्तिगत रूप से परीक्षण के बाद ही हो सकती थी। विभिन्न परिवारों ने जो कहा वह बेकार था। कुछ लोगों को तो ये भी चिंता थी कि विभिन्न परिवार पर्दे के पीछे से सट्टे में हेरफेर कर रहे थे तथा जानबूझकर यह खबर जारी कर रहे थे कि उनके परिवार में ऐसे प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए हैं। वसंत टाउन में इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों के अचानक प्रकट होने से कई लोगों को सच्चाई पर संदेह होने लगा। अथर्व द्वारा सिंदूरी पक्षी कला की खेती करते हुए समय फिर बीत गया। सिंदूरी पक्षी कला को विकसित करना उग्रज्वाला मूर्ति की तुलना में अधिक कठिन था। बार बार असफलताओं के बाद अथर्व ने अपने अनुभवों को संक्षेप में प्रस्तुत किया और बार बार अभ्यास किया। कमरे में 10 दिन बिताने के बाद भी अथर्व ने अभी तक सिंदूरी पक्षी कला को सफलतापूर्वक विकसित नहीं किया था और वसंत टाउन में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की प्रतियोगिता तक केवल 3 दिन शेष थे। इसकी खेती करना सचमुच कठिन है। जल्दबाजी से नुकसान होता है, अथर्व ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने कपड़े साफ किए और ताजी हवा लेने के लिए कुछ देर आराम करने का निर्णय लिया। यद्यपि उन्होंने सिंदूर पक्षी कला को सफलतापूर्वक विकसित नहीं किया था, फिर भी उन्होंने कुछ नई अंतर्दृष्टियां प्राप्त की थीं। शायद जब अवसर आएगा तो वह एक ही बार में सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकेंगे। कमरे से बाहर निकलते हुए अथर्व सबसे पहले अपनी माँ से मिलने गया ताकि वह उसकी चिंता न करें। फिर उसके पास सारांश को अपने कमरे की दीवार की मरम्मत करने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि किसी दिन ये ध्वस्त हो गया तो यह अच्छी बात नहीं होगी। लंबे समय तक हिचकिचाहट के बाद अथर्व ने फिर भी स्वर्गीय खजाना द्वार पर जाने का फैसला किया। सबसे अच्छा यही होगा कि वह अपनी सारी गोलियां बेचकर पहले अपना कर्ज चुका दे। हालांकि वह चिंतित था कि कोई उस पर फिर से गुप्त रूप से हमला कर सकता है, उसने ये भी सोचा कि यह असंभव है कि कोई उसके बिना खाए पिए शास्त्री परिवार से चले जाने का इंतजार करेगा। इसके अलावा काले आदमी द्वारा पिछले हत्या के प्रयास के विफल होने के बाद यह अनुमान लगाया गया था कि दामिनी भी अधिक संयमित होगी। अथर्व को एक बहाना मिल गया और उसने शास्त्री परिवार को छोड़ दिया। यदि उसने अपनी मां को सीधे तौर पर बताया होता कि वह बाहर जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से वह चिंतित हो जाती। रास्ते में अथर्व ने थोड़ा ध्यान दिया और इस समय वसंत टाउन में लोगों की भीड़ देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। जीवंतता का स्तर सचमुच असामान्य था। स्वर्गीय खजाना द्वार के अंदर लोगों की भीड़ के कारण व्यापार फल फूल रहा था और अंदर बहुत से लोग सामान खरीद रहे थे और चुन रहे थे। ये सब देखते हुए अथर्व ने भी मन ही मन सोचा कि उसकी गोली शोधन से स्वर्गीय खजाना द्वार जितनी कमाई नहीं हुई। उत्पादक वर्ग कभी भी पूंजीपति वर्ग से आगे नहीं बढ़ सका। यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट की साधना के लिए भी उन्हें मजबूत वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी। ऐसा लग रहा था कि अगर उन्हें मौका मिले तो उन्हें भी इस रास्ते पर चलना चाहिए। भले ही उसकी अपनी ताकत मजबूत हो गई हो, लेकिन उसका प्रभाव सीमित था। चाहे वह कहीं भी रहे, अकेले हीरो बनना आसान नहीं था। युवा मास्टर शास्त्री, आप यहाँ हैं। कृपया दूसरी मंजिल पर आ जाइए। स्वर्गीय खजाना द्वार पर मौजूद लोग पहले से ही अथर्व से बहुत परिचित थे। चूंकि नीचे बहुत से लोग थे, इसलिए वे अथर्व को दूसरी मंजिल पर ले गए। वह अभी भी वही छोटा सा हॉल था। अथर्व के बैठने के कुछ ही देर बाद 2 सुंदर आकृतियां तैरती हुई आईं। 2 हल्की सुखद सुगंधों को सूंघकर अथर्व ने बिना देखे ही पहचान लिया कि यह खुशी और कुयू नाम की नौकरानी थी। अथर्व, चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय प्रतियोगिता तक केवल 3 दिन शेष हैं। आप ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं और आपके पास अभी भी स्वर्गीय खजाने के द्वार तक आने का समय है। क्या तुम इतने आश्वस्त हो? खुशी ने अपने नाजुक दांतों को थोड़ा सा खोला, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो कर्ज लेने पर असहज महसूस करता है, अथर्व ने धीरे से कहा। फिर उसने अपने द्वारा तैयार की गई कई जेड बोतलें निकाली और अपने हाथ में पकड़ लीं, जिनमें 100 दीक्षा गोलियां थीं। उन्होंने कहा, मुझे ये गणना करने में मदद करें कि मुझ पर अभी भी कितना कर्ज है। कोई जल्दी नहीं, स्टीवर्ट देव जल्द ही यहाँ आएंगे। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, युवा मास्टर शास्त्री, खुशी ने कहा। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी व्यस्त नहीं हूँ, अथर्व ने कहा। अथर्व, इस बार मेरी युवती भी वसंत टाउन में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की प्रतियोगिता में भाग लेगी। उस समय युवा मास्टर शास्त्री को उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए, नौकरानी कुयू ने कहा। स्टॉप्ड, मिस खुशी भी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के मूल्यांकन में भाग ले रही हैं। अथर्व ने खुशी को देखा, उसे यह आश्चर्यजनक लगा।
अथर्व को नील की यह बात याद आई कि आकाश खजाना द्वार की एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि थी, इसलिए उसने सोचा कि खुशी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में क्या करेगा। ये सही है, मैं भी इसका अनुभव करना चाहता हूँ। यह अच्छा होगा यदि हम एक साथ चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में प्रवेश कर सकें। क्या आप स्वागत नहीं कर रहे हैं? खुशी मुस्कुराई, उसके गालों पर गड्ढे दिखाई दे रहे थे। उसने अथर्व की ओर देखा और कहा, मिस यंग मास्टर शास्त्री, मैं यहाँ हूँ। तभी स्टीवर्ट देव छोटे हॉल में आया। स्टीवर्ट देव, कृपया मुझे गणना करने में मदद करें। मुझ पर अभी भी कितना कर्ज बाकी है? अथर्व ने अपने हाथ में रखी 100 ज्ञान की गोलियां स्टीवर्ट देव को दी और फिर पूछा। स्टीवर्ट देव ने ज्ञान की गोलियां लीं और उन्हें गिना, फिर कहा, औषधीय सामग्रियों की खरीद की लागत को छोड़कर यंग मास्टर शास्त्री की नीला चंद्रमा तलवार की मूल खरीद 8600 सोने के सिक्के थी, लेकिन हमारे स्काई ट्रेजर गेट के एक विशिष्ट अतिथि के रूप में यंग मास्टर शास्त्री को किसी भी वस्तु पर 80% की छूट मिलती है, जिसका अर्थ है कि इसकी कीमत केवल 6880 सोने के सिक्के हैं। युवा मास्टर शास्त्री कुल मिलाकर 166 ज्ञानवर्धक गोलियां, एक क्यूई बढ़ाने वाली गोली और एक शक्ति बढ़ाने वाली गोली भी लाए। लागत में कटौती के बाद स्काई ट्रेजर गेट को अभी भी यंग मास्टर शास्त्री को 300 सोने के सिक्के देने होंगे। तो अब मुझ पर कोई कर्ज नहीं है। अथर्व हल्के से मुस्कुराए, उसे तुरंत हल्कापन महसूस हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते थे कोई कर्ज नहीं, शरीर हल्का, ये सचमुच अच्छा लगता था। अथर्व, ये रहे आपके 300 सोने के सिक्के। स्टीवर्ट देव ने एक जेड क्रिस्टल कार्ड निकाला और उसे अथर्व को दिया, फिर हल्के से पूछा, अथर्व, क्या मैं आपसे कुछ चर्चा कर सकता हूँ? अथर्व ने जेड क्रिस्टल कार्ड लिया और कहा, स्टीवर्ट देव, कृपया बोलें। युवा मास्टर शास्त्री ने पिछली बार जो शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां लाई थीं, मुझे आश्चर्य है कि क्या और भी हैं। मैंने सुना है कि स्काई ट्रेजर गेट पर शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और शहर के कई परिवारों के लोग हमारे स्काई ट्रेजर गेट पर प्री ऑर्डर करने आए हैं। आम लोगों को तो मैं आसानी से मना कर सकता हूं, लेकिन 3 नियमित ग्राहक ऐसे हैं जिन्हें मैं सचमुच मना नहीं कर सकता। उन्हें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 युआन की शक्तिवर्धक गोलियां ही काफ़ी होंगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या यंग मास्टर शास्त्री के पास उसके बारे में कुछ है। जहां तक कीमत की बात है तो मैं अब उन्हें 450 स्वर्ण मुद्राओं में बेच रहा हूं। युवा मास्टर शास्त्री द्वारा उन्हें हमारे स्काई ट्रेजर गेट को देने के लिए स्वाभाविक रूप से इसकी कीमत भी यही होगी। यह अथर्व थोड़ा हिचकिचाया। उसने 10 शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां परिष्कृत कर ली थीं, एक खाली थी और 9 गोलियां शेष बची थीं, जो सब उसके अपने लिए सुरक्षित थीं। लेकिन अब जब स्काई ट्रेजर गेट उनसे मांग रहा था तो मना करना मुश्किल लग रहा था। कोई बात नहीं, अथर्व ने तुरंत 3 शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां निकालते हुए कहा। स्काई ट्रेजर गेट उसके लिए काफ़ी अच्छा था और ऐसा करने से उसे कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके द्वारा परिष्कृत की गई शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां इतनी लोकप्रिय होंगी। धन्यवाद, युवा मास्टर शास्त्री। स्टीवर्ट देव ने शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां लीं और फिर अथर्व को अन्य 1350 स्वर्ण सिक्के सौंपे। ये भी एक बड़ी रकम थी। अथर्व को गोलियों से होने वाले भारी मुनाफे का भी पता चला था। शक्ति बढ़ाने वाली गोली के औषधीय अवयवों की कीमत 80 स्वर्ण सिक्कों से भी कम थी, लेकिन अब इसे 450 स्वर्ण सिक्कों में बेचा जा सकता है। इस तरह का लाभ थोड़ा डरावना था। अगर भविष्य में मुझे मौका मिला तो मैं खुद गोलियां बेचूंगा, अथर्व ने मन ही मन सोचा। अथर्व, फिर हम 3 दिन में फिर मिलेंगे। उस समय कृपया मेरा थोड़ा और ख्याल रखना, ठीक है? खुशी ने कहा। मुझे लगता है कि मिस खुशी की ताकत के साथ ये चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह हमेशा से खुशी की ताकत को नहीं देख पाया था, लेकिन वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। अथर्व को लगा कि खुशी का शीर्ष 5 में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होगी। स्काई ट्रेजर गेट से निकलने के बाद अथर्व को पूरी तरह से आराम महसूस हुआ। अंततः उसके सारे कर्ज चुका दिए गए। शास्त्री परिवार की ओर वापस जाते समय अथर्व ने फिर से घात लगाने से बचने के लिए अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान देना नहीं भूला। आओ अपना दांव लगाओ, परिणाम 3 दिन में घोषित किए जाएंगे। बड़ा दांव लगाओ, बड़ी जीत हासिल करो। सभी लोग आओ और अपना दांव लगाओ। शास्त्री परिवार से अथर्व 15 से 1, जावेरी परिवार से सिराज 15 से 1, वान परिवार से नृपेश 8 से 1। आओ अपना दांव लगाओ। एक चीख ने अथर्व का ध्यान आकर्षित किया। उसके दाहिनी ओर एक दुकान में दर्जनों लोग नीचे कुछ देख रहे थे। अपना नाम सुनकर अथर्व भी जिज्ञासा से दुकान में चला गया। युवा मास्टर, क्या आप यहाँ शर्त लगाने आए हैं? आसपास देखने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। इस मूल्यांकन में विभिन्न परिवारों के प्रतिभागियों के बारे में हमारे पास विस्तृत जानकारी है। बेझिझक देखें, अधिक दांव लगाओ और हम गारंटी देते हैं कि आप अधिक जीतेंगे। द्विगुणित मार्शल शिष्य की साधना वाले एक बड़े आदमी ने अथर्व को साफ सुथरे कपड़े पहने देखा और तुरंत उसे घेर लिया। अथर्व ने दुकान के अंदर देखा। चारों ओर दीवारों पर जानकारी लगी हुई थी।
सबसे पहले एक प्रमुख स्थान पर लिखा था, जावेरी परिवार से सिराज 18 वर्षीय 4 गुना आत्मा मास्टर शीर्ष 5 में प्रवेश कर रहे हैं, 15 से 1। शास्त्री परिवार से अथर्व 16 वर्ष त्रिस्तरीय मार्शल योद्धा त्रितत्व मार्शल कलाकार पवन अग्नि पृथ्वी तत्व शीर्ष 5 में प्रवेश, 15 से 1। सक्सेना परिवार से प्रतिमा 17 वर्ष 3 गुना मार्शल योद्धा 2 तत्व मार्शल कलाकार आग पानी के गुण शीर्ष 5 में प्रवेश, 10 से 1। शास्त्री परिवार से अनंत शास्त्री उम्र। दीवारों पर इस मूल्यांकन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों की जानकारी अंकित थी। अथर्व को आश्चर्य हुआ कि इन लोगों को ये जानकारी कहाँ से मिली। उसने मन ही मन सोचा, चूहों के अपने तरीके होते हैं, सांपों के अपने तरीके होते हैं। उन्हें यहाँ बहुत सारी जानकारी मिली थी। ऐसा लग रहा था कि अभी भी उनके पास काफ़ी प्रतिस्पर्धी हैं। खुशी 18 वर्ष ताकत अज्ञात गुण अज्ञात, 10 से 1। इस जानकारी के अंत में अथर्व ने खुशी का विवरण देखा। जानकारी विस्तृत नहीं थी, जिसका अर्थ ये भी था कि ये लोग खुशी के बारे में जानकारी नहीं पा सके। 1250 अथर्व थोड़ा मुस्कुराया। अन्य लोग खुशी को नहीं जानते होंगे, लेकिन वह जानते थे। क्या ये सिर्फ उसे पैसा देने जैसा नहीं था? खुशी के शीर्ष 5 में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं थी। खुशी के शीर्ष 5 में प्रवेश करने के लिए मैं 1500 स्वर्ण सिक्कों की शर्त लगाऊंगा। अथर्व दुकान के अंदर काउंटर पर गया और अपने पास रखा जेड क्रिस्टल कार्ड निकाला। 1500 स्वर्ण मुद्राएं शर्त लगाओ। तुरंत ही आसपास के कई लोग आश्चर्यचकित हो गए और अथर्व को घूरने लगे। जो लोग दांव लगाने आए थे उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बड़ा जुआ खेला था। पिछले वर्षों में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने अपनी संपत्ति खो दी थी और भूख से मर गए थे, लेकिन ये 1000 सोने के सिक्के कोई छोटी राशि नहीं थी। इसे उच्च स्तरीय लोगों की श्रेणी में प्रवेश करने जैसा माना जा सकता है। साधारण लोगों के पास दांव लगाने के लिए इतने सारे सोने के सिक्के नहीं होंगे। कोई बात नहीं, ये रही रसीद। युवा मास्टर, कृपया इसे सुरक्षित रखें। एक मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अथर्व से कहा। अथर्व को एक रसीद दी और फिर कुछ निकाला जो जेड बॉक्स जैसा दिख रहा था। उसने इसे अथर्व के जेड क्रिस्टल कार्ड पर स्वाइप किया और 1500 सोने के सिक्के निकाल लिए। 10 से 1 यानी 3 दिन में 15,000 स्वर्ण मुद्राएं, है ना? अथर्व ने हल्का सा मुस्कुराया और फिर सट्टे की दुकान से बाहर चला गया। उसके दिल में ज्यादा चिंता नहीं थी। स्काई ट्रेजर गेट की ताकत के साथ अगर खुशी में शीर्ष 5 में प्रवेश करने की ताकत नहीं होती तो वह निश्चित रूप से भाग नहीं लेती। वह रास्ते में किसी भी खतरे का सामना किए बिना शास्त्री परिवार के पास लौट आया। इस बार अथर्व भी सीधे सामने के द्वार से प्रवेश किया। हम युवा मास्टर अथर्व का अभिवादन करते हैं। गेट पर खड़े 2 नौकरों ने जब देखा कि यह अथर्व है तो वे तुरंत घबराकर झुक गए और थोड़ा कांपने लगे। अथर्व ने धीरे से खर्राटे लिए। ये दोनों कुत्ते सेवक थे जिन्होंने उसे सामने के द्वार में प्रवेश नहीं करने दिया जब वह अपने पुनर्जन्म के बाद शास्त्री परिवार में वापस लौटा। हालांकि अथर्व को लगा कि इन नौकरों के साथ झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसके दिल में थोड़ा गुस्सा था। अथर्व ने इन 2 कुत्ते सेवकों के लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाईं। फिर वह अपने आंगन में लौट आया। उसकी माँ ने पहले से ही रात का खाना तैयार कर लिया था और इंतज़ार कर रही थी, जिससे अथर्व को तुरंत एक गर्मजोशी का एहसास हुआ। रात के खाने के बाद अपनी माँ के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद वह अपने कमरे में लौट आया। सारांश की कार्यकुशलता काफ़ी अच्छी थी। टूटी हुई दीवार की मरम्मत पहले ही कर दी गई थी। अपने कमरे में लौटकर अथर्व ने एक और शक्ति बढ़ाने वाली गोली निकाली और उसे खा लिया। पिछली बार शक्ति बढ़ाने वाली गोली को परिष्कृत करने के बाद वह 4 गुना मार्शल योद्धा तक पहुंच गया था और अब वह पूरी तरह से खपत हो चुकी थी, इसलिए वह एक और परिष्कृत कर सकता था। उसकी ताकत जितनी अधिक होगी उस समय शीर्ष 5 में प्रवेश करने की उसकी संभावना उतनी ही अधिक होगी। औषधीय गोली निगलते ही वह तुरंत ऊर्जा के एक उभार में बदल गई जो उसके शरीर में फैल गई। अथर्व ने अभ्यास के साथ यिन और यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट का संचार किया और इस ऊर्जा को सच्ची ची में परिशोधित करना शुरू कर दिया। एक क्षण बाद एक चमक ने उसके शरीर को घेर लिया, उसे एक चमक में ढक लिया। अगली सुबह अथर्व के शरीर के आसपास की चमक कम हो गई। उसने एक गहरी सांस छोड़ी, आंखें खोली और धीरे से कहा, जैसा कि अपेक्षित था, 5वें चरण के मार्शल योद्धा तक पहुंचने के लिए एक जीवन शक्ति बढ़ाने वाली गोली पर्याप्त नहीं है। मैं जितना आगे जाऊंगा मुझे उतनी ही अधिक ऊर्जा अवशोषित करनी होगी। नाश्ते के बाद अपने कमरे से बाहर निकलते हुए देवांशी और काजल आंगन में पहुंचे। अथर्व, प्रतियोगिता में केवल 2 दिन बचे हैं, तुम कैसी तैयारी कर रही हो? देवांशी ने अथर्व से पूछा। कोई विशेष तैयारी नहीं, समय आने पर देखेंगे। मैं बस प्रवाह के साथ चलूंगा, अथर्व ने धीरे से कहा। आप बिल्कुल निश्चिंत हैं? क्या मैं आज आपके साथ अभ्यास करूं? देवांशी ने मुस्कुराते हुए कहा। अथर्व ने जवाब दिया, ये बिल्कुल सही होगा। मुझे सिस्टर देवांशी को परेशान करना होगा। जब किसी के साथ मुकाबला करने का मौका हो तो अथर्व स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा।
उसे अपने विरोधियों के खिलाफ मुकाबले में नुकसान से बचने के लिए निश्चित रूप से अपने रेजिंग फ्लेम फिस्ट का पूरा अभ्यास और सुधार करना होगा। शास्त्री परिवार के प्रशिक्षण मैदान में अथर्व, देवांशी, काजल और सारांश प्रकट हुए। शास्त्री परिवार का प्रशिक्षण मैदान मुकाबले के लिए उपयुक्त जगह थी। भाई अथर्व, तुम्हें सावधान रहना होगा। बहन देवांशी की ताकत बहुत ज्यादा है, काजल ने मुस्कुराते हुए कहा। अथर्व को देखने के बाद से ही वह उसके करीब ही रही थी। अथर्व, बस अपनी पूरी ताकत लगाओ, तुम्हें पीछे हटने की जरूरत नहीं है, तभी तुम अपनी ताकत और स्थिति प्रदर्शित कर पाओगे, देवांशी ने कहा। बहन देवांशी, तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा, अथर्व ने धीरे से कहा। देवांशी की ताकत मार्शल मास्टर तक पहुंच चुकी थी। अगर वह पूरी ताकत भी लगा दे तो भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं थी। सच्ची क्यूई के एक झटके के साथ अथर्व का शरीर तुरंत आगे की ओर उछला। हवा के टूटने की आवाज के साथ हथेली का प्रहार एक गर्जना के साथ कई चुभने वाली आवाजों के साथ हुआ। आसपास की हवा तुरंत एक तरफ हट गई। देवांशी के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसका शरीर धीरे से मुड़ गया, उसकी जेड जैसी गर्दन थोड़ी झुक गई और वह अथर्व के हथेली के वार से पूरी तरह बच गई। उसे अपनी नाक के सिरे से हथेली की हवा गुजरती हुई महसूस हो रही थी। उसी समय देवांशी ने अपने हाथों से एक हस्तमुद्रा बनाई, उसके कमल जैसे कदम हल्के हल्के चलते रहे। तुरंत उसके जेड जैसे हाथ पतले और नाजुक हो गए और उसके शरीर के चारों ओर हरी सच्ची क्यूई की एक लहर कांप उठी। 10 उंगलियों ने तीव्र ऊर्जा उत्पन्न की जो अथर्व की ओर प्रहार कर रही थी। बहुत ताकतवर। अथर्व को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। उसका शरीर तुरंत पीछे हट गया। सच्ची ची बाहर निकली और उसकी गति और भी तेज हो गई। देवांशी की ताकत को भांपते हुए अगर वह सीधे तौर पर उसका विरोध करता तो निश्चित रूप से उसे नुकसान होता। तुम्हारी गति तेज है, लेकिन तुम्हें अपने प्रतिद्वंद्वी को पहले से तैयार होने और अपनी चकमा देने की दिशा का अंदाजा लगाने से भी रोकना होगा। देवांशी की आवाज अथर्व के कानों तक पहुंची। उसी समय उसकी सुंदर आकृति तुरंत अथर्व के सामने प्रकट हुई, मानो उसने उसके चकमा देने की दिशा का अंदाजा लगा लिया हो। देवांशी कुशलता से अथर्व के सामने आए। अपने पैर की उंगलियां थपथपाते हुए वह उछली और अथर्व की ओर जोर से लात मारने लगी। देवांशी की प्रतिक्रिया से अथर्व की आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभर आई। ऐसा लग रहा था कि देवांशी का युद्ध अनुभव उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। उसका शरीर अचानक सिकुड़ गया और उसने अपना हाथ जोर से मरोड़ा। उसकी मुट्ठी की सतह पर लाल लपटें दिखाई दीं। उग्र ज्वाला मुट्ठी। अथर्व ने अपनी मुट्ठी इकट्ठी की और देवांशी के पैर के सिरे पर जोर से मारा। तुरंत ही उसका पैर और देवांशी की मुट्ठी जोरदार टक्कर में बदल गए। टकराना। उनकी मुट्ठियों और पैरों के बीच के संपर्क बिंदु से प्रचंड ऊर्जा टकराए। टकराव के केंद्र में जगह सिकुड़ गई और बिखर गई और लपटें बिखर गईं। अथर्व का शरीर तुरंत कई कदम पीछे हट गया। उसकी मुट्ठी पर दर्द का एहसास हुआ। देवांशी ने स्पष्ट रूप से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी वह इसे झेल नहीं पाया। तुमने सिर्फ 10 दिनों में ही रेजिंग फ्लेम फिस्ट को इस स्तर तक विकसित कर लिया है, ये बुरा नहीं है। देवांशी रेजिंग फ्लेम फिस्ट से परिचित लग रही थी। अथर्व का सिर्फ 10 दिनों में रेजिंग फ्लेम फिस्ट को इस स्तर तक विकसित कर पाना उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। अथर्व का शरीर लड़खड़ा गया, लेकिन खुद को स्थिर करने के बाद वह तुरंत उछल पड़ा। उसके शरीर में प्रचुर मात्रा में मौजूद सच्ची ची बाहर निकल आई। उमड़ती सच्ची ची के बीच उसने नीला आत्मिक कवच बनाया। फिर उसके शरीर की सतह पर एक हल्का पीला नीला आत्मिक कवच प्रकट हुआ। देवांशी ने सीनू के खिलाफ मुकाबले के दौरान अथर्व का हल्का पीला कवच देखा था। उसे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन अप्रत्याशित नहीं। नीला आत्मा कवच तैयार होने के साथ अथर्व एक बार फिर आगे बढ़ा। उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका, उसका शरीर तेजी से चमक उठा और उसने सीधे माउंटेन स्प्लिटिंग पाम से वार किया। उसके दाहिने पैर के नीचे जमीन भी छोटी छोटी दरारों से भर गई, जिससे सीटी बजती तेज हवा चल रही थी। पृथ्वी आधारित मार्शल आर्ट स्वाभाविक रूप से शक्ति पर केंद्रित थे। अच्छा, देवांशी ने मनमोहक स्वर में कहा। उसके हाथों की मुहरें बदल गईं और उसकी गोरी कलाई अचानक फैल गई। साथ ही उसने अपने हाथ में हथेली का निशान भी बना लिया। हथेली के निशान पर कैक्टस जैसे कई तीखे कांटे थे। टकराना। देवांशी ने भी अथर्व का डटकर मुकाबला करने का फैसला कर लिया था। दोनों हथेलियों के निशान एक दूसरे से टकराए और आसपास की जगह में शक्ति फैल गई, जिससे हवा में ऐसा मंथन हुआ जैसे तेज हवा चल रही हो। अथर्व के चेहरे के भाव बदल गए और वह फिर लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसकी हथेली में तेज दर्द हो रहा था, मानो सुइयां चुभ गई हों। देवांशी की हथेली में सचमुच ऐसी ही हलचल थी। कैसा है? क्या इससे दर्द होता है? देवांशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं एक लकड़ी विशेषता वाला मार्शल आर्टिस्ट हूँ। इस तरह की चाल चलना कोई अजीब बात नहीं है। अगर भविष्य में तुम्हारा सामना किसी लकड़ी विशेषता वाले मार्शल आर्टिस्ट से हो तो तुम्हें सावधान रहना होगा। फिर से अथर्व ने कहा। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है।
सच्ची क्यूई के कंपन के साथ उसका शरीर एक बार फिर देवांशी की ओर झपटा। आओ अपनी पूरी ताकत लगाओ, देवांशी ने कहा। उसकी आकृति बिजली की तरह वहां से गायब हो गई। उसकी गति स्पष्ट रूप से अथर्व से कहीं ज्यादा तेज थी। तुरंत देवांशी अथर्व के सामने प्रकट हुई। उसकी पतली जेड उंगलियों के एक हल्के से झटके से हल्के हरे रंग की तेज हवा के 5 झोंके उसकी उंगलियों पर प्रकट हुए और फिर अथर्व की ओर बढ़े। हरी तेजची हवा में ऐसे दौड़ी मानो अंतरिक्ष को चीर रही हो। हवा के तेज झोंकों की 5 तीखी आवाजें गूंजी। उग्र ज्वाला मुट्ठी। अथर्व ने एक हल्की चीख मारी, अपनी हथेली को मुट्ठी में बदल लिया। उसके हाथ में मुट्ठी के निशान में आग की लपटें फैल गईं और मुट्ठी के निशान के आसपास का तापमान तेजी से बढ़ा, जिससे एक तेज झुलसाने वाली हवा चल पड़ी। ये देवांशी की 5 हरी मजबूत चीसें एक गर्जना के साथ टकराए। टकराना। एक जोरदार धमाके के साथ अथर्व की मुट्ठी की लपटें बिखर गईं और उसका शरीर लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसके हर कदम से पत्थर की शिलाओं पर गहरे पैरों के निशान पड़ गए। उसके हाथ का पिछला हिस्सा तेजची की 5 तरंगों के प्रहार से तुरंत लाल और सूजा हुआ सा हो गया। कितना ताकतवर, अथर्व ने मन ही मन सोचा। वह तो उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता था और उसकी रफ्तार भी देवांशी जितनी तेज नहीं थी। मैंने अभी जो इस्तेमाल किया वह एक स्पीड मार्शल आर्ट था जो हमलों की शक्ति को बढ़ाता है। आपको 2 दिनों में इस पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि यह असंभव है कि उनके पास स्पीड मार्शल आर्ट हो, आपको इस संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। देवांशी प्रत्येक चाल के बाद अथर्व को समझाता।